तो कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल से और सीन है एक बिल्कुल नॉर्मल सी क्लासरूम का, जहां अलग अलग किस्म के नमूने भरे पड़े हैं। इस शोर के बीच एक बंदा चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठा है। ये है हमारा हीरो पार्क हान-जुन। लेकिन इस शांति को तोड़ते हुए एंट्री होती है क्लास के लोकल गुंडे की। ये है चोई साजांग। नाम में साजांग यानी बॉस और हरकतों से पूरा तुम समझ गए। उसके दोस्त उसका वेलकम करते हैं। एक फीमेल स्टूडेंट उससे पूछती है सेल्स कैसी चल रही हैं। साजांग एरोगेंटली बोलता है ऑफ कोर्स, मैं कौन हूँ जानती नहीं क्या, इस बार 48 मिलियन वॉन का नया रिकॉर्ड बनाया है। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है क्या बात है चोई साजांग, तू बेस्ट है, ये तो फकिंग ऑसम है बॉस, चलो फ्राइडे को दारू पार्टी करते हैं। साजांग डील डन करता है और कहता है सीधा डूम पेरोन में पियेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम बाकी है ना। और चोई साजांग का रुख मुड़ता है हमारे शांत बैठे हीरो पार्क हान-जुन की तरफ। वो हान-जुन के पास जाकर उसके बालों को पकड़ लेता है और बिना कुछ कहे साजांग उसका सर डेस्क पे दे मारता है। एक बार नहीं, बार बार। साजांग बोलता है तूने मेरे न्यू स्टॉक्स खरीदे या नहीं, इतनी देर में तो एक जानवर भी समझ जाता मेरी बात। फीमेल स्टूडेंट्स उसे टीचर्स के डर से रुकने को कहती है, जिस पर साजांग बोलता है कि टीचर भी इंसान नहीं है क्या, पता नहीं है मैंने टीचर को कितना पैसा खिलाया है, अगर टीचर ने ज्यादा चोंचा की ना तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन जब वो हान-जुन को फिर से देखता है उसकी आंखों में गुस्सा था। 2 साल पहले जब नेक्सस नाम का हाई स्कूल गैंग पूरे देश में फैल गया था और इसका हेड था किम चुन-सू, हान-जुन ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी थी और जब उसे लगा कि वो ये जंग जीत गया है तब उन नेक्सस के हरामियों ने उस पर लॉ सूट फाइल कर दिया। उनके झूठ और बनावटी सबूतों ने पूरी सिचुएशन को पलट दिया। हान-जुन केस हार गया और सेटलमेंट के पैसे चुकाने के लिए उसे अपने फादर की जिंदगी भर की कमाई, उनका जिम बेचना पड़ा। उस दिन हान-जुन ने खुद से कसम खाई थी कि वो फिर कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि पैसों के बिना जीत कर भी आखिर में हार ही मिलती है। प्रेजेंट में हान-जुन सड़क पर अकेले चल रहा होता है। कुछ और लफंडरों की नजर पड़ती है। ये पार्क हान-जुन है ना जिसने नेक्सस से पंगा लिया था, सुना है जंग के बाद इसकी वाट लग गई थी। उनमें से बॉल्डी आगे आता है और बोलता है कि ओए हेलो, मिलके अच्छा लगा, इस अंगूठी को पहचानता है ना, मेरी तरफ देख। वो पार्क को एक गली में ले जाके मारने लगते हैं। हान-जुन कुछ नहीं कहता और बस मार खाता रहता है। वो बोलते हैं कि ये सच में पार्क हान-जुन है, ये तो फट्टू निकला, इसने नेक्सस से कैसे लड़ाई की, ये तो वो हरामी है जिसने अपने बाप को बेच दिया। फिर वो गुंडा हान-जुन के चेहरे पर लात मारने वाला होता है। हान-जुन उसका पैर पकड़ लेता है पर फिर अचानक से माफी मांगकर उसका पैर छोड़ देता है, जिस पर उनमें से एक बंदा बोलता है फक, ये क्या था, मैं उससे डर गया सिर्फ उसके घूरने से। और फिर वो एक लकड़ी उठाकर उसे पार्क के मुंह पर मारते मारते ही तोड़ देता है। कुछ देर बाद जब वो गुंडे पार्क को अधमरा छोड़कर जा रहे होते हैं तब वहाँ एक शख्स आता है एकदम बिजनेस सूट में। वो पार्क की हालत देखकर बोलता है ये क्या कर रहे हो, ये सब डैमेज कंपनसेशन के लिए कर रहे हो या डर गए कि फिर से पैसे देने पड़ेंगे। अगर उसने इतना मारा है तो कम से कम उसे आधा पैरालाइज तो कर देना चाहिए था, क्या केस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं? और फिर वो शख्स अपना बैग खोलता है और बोलता है कि इस पैसे से एक अच्छी लॉ फर्म आराम से मिल जाएगी और अगर केस नहीं करना तो इनको धो डाल और ये पैसा कंपनसेशन के लिए दे देना। कितना टाइम लगेगा तुझे इनको निपटाने में? 3 मिनट, 5 मिनट? पार्क उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है, जिस पर वो आदमी स्मर्क करता हुए बोलता है मैं बस एक नॉर्मल आदमी जो किम चुन-सू को मारना चाहता है। इतना पैसा देखकर उन गुंडों की नीयत बदल जाती है। वो वापस आते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। पार्क कुछ नहीं बोलता, वो उठता है और एक ही मूव में बॉल्डी को नॉकआउट कर देता है। और फिर वो उस मिस्टीरियस आदमी से कोल्ड लुक के साथ बोलता है 4 सेकंड्स, बस 4 सेकंड्स इनफ होंगे। और अगले 4 सेकंड में हान-जुन एक तूफान की तरह उन सब गुंडों को धूल चटा देता है। और अब वो उस बंदे से उसकी आइडेंटिटी दोबारा पूछता है। सीन चेंज होता है, अब वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर बैठे होते हैं। अब वो बंदा पार्क को अपनी आइडेंटिटी बताता है, मैं हूँ कोरिया का सबसे यंग सेल्फ मेड करोड़पति ओ जून वू, ओजे ग्रुप का सीईओ। वो बताता है कि किम चुन-सू जिसने हान-जुन की जिंदगी बर्बाद की, आज एक प्रो गेमर बनके इज्जत की जिंदगी जी रहा है, जबकि उसके शिकार हुए लोग कुत्तों की तरह जी रहे हैं। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ, उसी के गंदे, घटिया और नीचे तरीकों से। किम चुन-सू को बर्बाद करने का सारा खर्चा और तेरी लाइफ का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं तेरे फादर का जिम भी वापस लाने में मदद करूंगा, तू बस अपने फिस्ट्स मुझे उधार दे दे।
पार्क पूछता है, तुम किम चुनसू से इतनी नफरत क्यों करते हो? जिस पर जूनवू बोलता है, रीजन इतना इम्पोर्टेंट है क्या? जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमारा दुश्मन एक ही है। शुरुआत के लिए तेरे स्कूल में नेक्सस का एक मेंबर है ना? सीन चेंज होता है। पार्क स्कूल के हॉलवे में चल रहा होता है। क्लास में साजांग बोल रहा होता है, ओए भिखारियों, तुम लोगों को 3000 वॉन का नया माल खरीदने को बोला था। इतना मुश्किल है क्या? अगर मरना नहीं चाहते तो अभी खरीदो और मुझे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाओ। तभी उसकी नजर पार्क पर पड़ती है। वो बोलता है, क्या देख रहा है बे हरामी, ठीक से मार नहीं खाई क्या? पर इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाए, पार्क उसके फेस पर एक जोरदार पंच लैंड करता है। सभी क्लासमेट्स शॉक रह जाते हैं, पर पार्क के दिमाग में बस एक ही चीज है, मनी इज एवरीथिंग। पंच होते ही साजांग को एक फ्लैशबैक याद आता है। वो सोचता है, इस दुनिया में मैं किसी चीज से नहीं डरता था, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई था ही नहीं। सब के सब फकिंग कमजोर थे। कम से कम पार्क हांजुन से मिलने तक तो यही सच था। उस दिन मेरी सिक्स्थ सेंस ने पूरे जिस्म में एक सिग्नल भेज दिया था कि ये वो हरामी है जिससे मैं कभी नहीं जीत सकता। शुरू से ही वो एक अलग ही लेवल का जानवर था। फ्लैशबैक में चोई साजांग याद करता है कैसे किम चुनसू ने अपने पैसों के दम पर पार्क हांजुन पर केस करके उसे घुटनों पर ला दिया था, और तभी उसे एहसास हुआ, फक, पैसा ही सब कुछ है। उसी के बाद साजांग ने एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल खोला और अपने आसपास के लोगों को जबरदस्ती अपना माल खरीदने पर मजबूर किया, ताकि वो पैसा जमा कर सके, ताकि वो उस जानवर पार्क हांजुन को अपने पैरों के नीचे ला सके और फिर से शिकारी बन सके। लेकिन अभी इस वक्त मैं मार क्यों खा रहा हूँ? फक, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एक फकिंग भिखारी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्लास के बाकी गुंडे बस डर के मारे देख रहे हैं। ये उसके लिए फकिंग एम्बैरेसिंग था। वो हांजुन के हर हमले को ब्लॉक करने की नाकाम कोशिश करता है। वो अपने दोस्त जो यंगजुन को हेल्प करने को बोलता है, लेकिन जो यंगजुन की हिम्मत नहीं होती। वो जानता है कि पार्क हांजुन को संभालना उसके बस की बात नहीं है। हांजुन उसे घसीटकर मारता रहता है। अपनी आखिरी कोशिश में साजांग हांजुन को उसके पास्ट की याद दिलाता है। साजांग डर से बोलता है, दूर रहे। डैमेज कॉम्पनसेशन दे पाएगा क्या? पिछली बार की तरह अपनी लाइफ फिर से झंड करवानी है क्या? पैनिक में साजांग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि पार्क को हाथ चलाए 2 साल हो गए हैं, एक एक्सरसाइज करने वाला बंदा उसे संभाल लेगा। उसे सेयोंग याद आता है। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। वो भागते हुए सेयोंग के पास जाता है। पार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है। सेयोंग उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है, पर साजांग सेयोंग से उसकी हेल्प करने को बोलता है और रिटर्न में उसे 1 मिलियन वॉन देने का प्रॉमिस करता है। सेयोंग पार्क हांजुन को देखकर 2 मिलियन वॉन की डिमांड करता है, जिस पर साजांग हाँ बोल देता है। सेयोंग हांजुन पार्क के पास जाकर बोलता है, सॉरी, पर मुझे फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में जाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। जिस पर पार्क बोलता है, तुझे फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में जाना है? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हांजुन अपनी पॉकेट से पैसों की एक गड्डी निकालता है और सेयोंग से बोलता है, ये पैसे मैं तुझे दूंगा, तो इन्हें ले और दफा हो जा। सेयोंग शॉक होता है। सेयोंग पैसे लेकर खुश होता है और साजांग को छोड़कर चला जाता है। साजांग हैरान होकर सेयोंग को गद्दार कहता है। हांजुन फिर साजांग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त टीचर क्लास में आ जाता है। टीचर गुस्से में हांजुन से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। सीन बदलता है। टीचर के ऑफिस में टीचर, हांजुन और पिटे हुए साजांग बैठे होते हैं। टीचर गुस्से में हांजुन से कहता है कि वो गुंडा है और उसने उसकी गुंडागर्दी फर्स्ट ईयर में नजरअंदाज की थी। टीचर कहता है कि इस बार वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा और उसके बाप पर तरस खाने की बात करता है। हांजुन पर टीचर के शब्दों का कोई असर नहीं होता। वो उठकर टीचर के सामने साजांग को फिर से जोर से घुसा मार देता है। टीचर चीखकर उसे रोकने की कोशिश करता है। हांजुन साजांग को तब तक मारता है जब तक एक नई आवाज उसे नहीं रोकती। वो आवाज किम बेम क्वान की होती है, जो KR लॉ फर्म का लॉयर है। लॉयर शांत स्वर में कहता है कि अब हांजुन रुक सकता है। टीचर हैरान होकर पूछता है कि वो कौन है। लॉयर अपना परिचय देता है। टीचर KR लॉ फर्म का नाम सुनकर डर जाता है। बाद में सीन ओ जूनवू के पेंट हाउस में शिफ्ट होता है। जूनवू शांत स्वर में कहता है कि चोई को स्कूल से निकाल दिया गया। हांजुन हैरान होता है कि ये इतना आसान कैसे था। जूनवू समझाता है कि क्योंकि साजांग ने हांजुन को डायरेक्टली बुली किया, उसने बस अपने किए की कीमत चुकाई। प्रिंसिपल को भी झुकाना आसान था, क्योंकि वो खुद हर तरह के कांड करता रहता है। जूनवू हांजुन की तरफ देखता है और पूछता है कि इतने टाइम बाद मसल्स लूज करके कैसा लग रहा है। हांजुन कहता है कि थोड़ा अच्छा लग रहा है। जूनवू मुस्कुराता है और कहता है कि अभी आगे बहुत कुछ है, जिसके लिए हांजुन थैंकफुल फील करेगा।
फिर वो अपना हाथ हानजुन की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि चलो साथ में अच्छा काम करते हैं। सीन चेंज होता है, रात का वक्त है और सीन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का है। अंदर एक कमरे में चोई साजांग गुस्से में पागल हो रहा है। वो चिल्लाता है फक दिस और अपने आसपास की चीजें तोड़ फोड़ देता है। वो दीवार पर एक घुसा मारता है और फिर से चिल्लाता है फक। उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, पार्क हानजुन। वो अपने मन में सोचता है क्या हानजुन को लगता है कि वो ऐसे ही मर जाएगा? फिर वो खुद को जवाब देता है कि वो कभी नहीं मरेगा। वो पार्क हानजुन का नाम लेता है और कसम खाता है कि वो उसे जान से मार देगा। सीन बदलता है, अब दिन का समय है। चोई साजांग अपने जख्मों को एक हुडी और कैप से छुपाकर एक अजीब सी बस्ती में पैदल चल रहा है। वो एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकता है। वो एक दरवाजे पर लगी घंटी बजाता है। दरवाजे के पीछे से एक आदमी झांकता है और पूछता है कि वो कौन है। साजांग कहता है कि वो प्रेसिडेंट चोई है और अपने रिक्वेस्ट के बारे में चेक करने आया है। दरवाजे पर खड़ा आदमी हैरानी से पूछता है प्रेसिडेंट चोई? फिर वो आदमी जिसके बाल ब्लॉन्ड हैं और कानों में बालियां हैं, एक अजीब मुस्कान के साथ साजांग को अंदर आने को कहता है, ये बोलकर कि वो बिल्कुल टाइम पर आया है। अंदर आते ही वो जिनसुंग नाम के एक आदमी को आवाज देता है और बताता है कि प्रेसिडेंट चोई आए हैं। अंदर का माहौल अजीब है, जहाँ कुछ गुंडे एक आदमी को बेसबॉल बैट से मार रहे हैं। एक आदमी जिसने चश्मा पहन रखा है और एक हाथ में छड़ी है शांति से बैठा है। उसका नाम हुआंग जिन सेयोंग है, जो बिमो विला से भागा हुआ है। उसके सामने एक आदमी घुटनों पर है जिसे बुरी तरह से मारा गया है। हुआंग जिन सेयोंग उस आदमी से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। फिर वो अपने गुंडों को मेहमान के आने का इशारा करते हुए सब साफ करने को कहता है। गुंडे काम पर लग जाते हैं। ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी साजांग से कहता है कि हाँ, वो लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी जीते हैं। फिर वो मुद्दे पर आते हुए साजांग से पूछता है कि क्या बात है, क्योंकि साजांग कभी अकेले नहीं आता। साजांग जवाब देता है कि आज वो एक बड़ी रिक्वेस्ट लेकर आया है। हुआंग जिन सेयोंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए पूछता है कि प्रेसिडेंट चोई की कितनी बड़ी रिक्वेस्ट है। साजांग शांति से कहता है 10 मिलियन वॉन। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी चिल्लाता है क्या 10 मिलियन वॉन? फिर वो कहता है कि प्रेसिडेंट चोई के पास तो सच में बहुत पैसा है। हुआंग जिन सेयोंग का एक और आदमी जिनसुंग से कहता है कि ज्यादा बात ना करे और डील फाइनल कर ले। उसी पल हुआंग जिन सेयोंग उसे एक थप्पड़ मारता है। चोई साजांग हैरान होकर देखता है। हुआंग जिन सेयोंग अपने आदमी से कहता है कि ये अमाउंट उसके लिए बहुत सस्ता है। वो उसे धमकाता है कि क्या वो कस्टमर के सामने कुत्ते की तरह पिटना चाहता है, जिस पर वो आदमी सॉरी बोल देता है। हुआंग जिन सेयोंग फिर साजांग की तरफ मुड़ता है और कहता है कि जितना पैसा साजांग खर्च कर रहा है उससे लगता नहीं कि साजांग कोई नॉर्मल आदमी है। वो आगे कहता है कि 10 मिलियन वॉन के लिए पार्क हानजुन को मारना क्या ये बुलिंग नहीं है? वो कहता है कि पार्क हानजुन आमतौर पर। इसकी बात काटते हुए साजांग कहता है कि 10 मिलियन वॉन सिर्फ डिपॉजिट है। वो ऑफर देता है कि अगर कामयाब हुए तो वो अमाउंट डबल कर देगा। ये सुनकर हुआंग जिन सेयोंग खतरनाक मुस्कान के साथ डील कहकर सौदा पक्का कर लेता है। सीन बदलता है और ओ जुनवू एक पुराने टूटे हुए घर के पास आता है जिसके बाहर पुलिस टेप लगी है। वो अंदर आता है। वो अपने आप से बात करते हुए कहता है कि काफी टाइम हो गया, वो बहुत बिजी था। वो कहता है कि अब से चिकन ही कैसा रहेगा, फ्राइड चिकन अच्छा होता है। फिर वो एक फोटो को देखते हुए कहता है कि एक बार हानजुन के फादर ने उसे फ्राइड चिकन खिलाया था जो बहुत डिलीशियस था। वो कहता है कि उसे कभी कभी उसकी याद आती है। उसे याद आता है कि 2 साल हो गए हैं उसे वो चिकन खाए हुए। वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। उसकी आंखों में एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो खड़ा होता है और कहता है कि उसे जाना होगा। वो सोचता है कि शायद अब वो यहाँ कुछ टाइम के लिए नहीं आएगा और फ्यूचर में और बिजी रहेगा। वो कहता है कि अब जिन चीजों की वो तैयारी कर रहा था वो आगे बढ़ रही हैं। बाहर उसका लॉयर किम बेओंगकुअन उसका इंतजार कर रहा होता है। बेओंगकुअन उसे बताता है कि प्रेसिडेंट चोई ने अपनी चाल चल दी है। वो पूछता है कि क्या उन्हें इससे निपटने के लिए जाना चाहिए। जुनवू शांति से कहता है कि बेओंगकुअन उसका तरीका जानता है। वो आगे कहता है कि वो चीजों को साफ सुथरे ढंग से नहीं करता। ये सुनकर बेओंगकुअन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो एम्प्लॉयर की मर्जी है। सीन हानजुन के घर पर शिफ्ट होता है। हानजुन के पिता फोन पर हैं। वो शॉक्ड लग रहे हैं। फिर वो फोन रखते हैं और खुशी से हानजुन को बताते हैं कि उन्हें जॉब मिल गई है। हानजुन शांति से उन्हें बधाई देता है। उसके पिता हैरान हैं कि चीजें अचानक इतनी अच्छी कैसे हो रही हैं। वो खुशी से चिल्लाते हैं कि क्या वो अब अमीर बनने जा रहे हैं। हानजुन कहता है कि वो वर्कआउट के लिए जा रहा है। उसके पिता कहते हैं कि आज जल्दी आना, वो कुछ डिलीशियस खाएंगे। हानजुन सहमत होता है। जैसे ही हानजुन घर से निकलकर सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है उसका फोन बजता है। फोन पर ओ जुनवू है जो बताता है कि प्रेसिडेंट चोई ने अपनी चाल चल दी है।
जूनवू गैस करता है कि साजांग ने कुछ भगोड़े गुंडों को किराए पर लिया होगा। जूनवू कहता है कि उसे इसकी चिंता नहीं है और हानजून से कहता है कि अगर वो लोग आए तो उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करे। हानजून शांति से जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। जूनवू हैरान हो जाता है। हानजून कहता है कि उसने उन्हें पहले ही ढूंढ लिया है। हम देखते हैं कि हानजून को हुआंग जिनसेओंग और उसके गुंडों ने घेर लिया है। हुआंग जिनसेओंग कहता है, मिलके अच्छा लगा हानजून। हानजून उनसे पूछता है कि वो कौन है। सारे गुंडे हानजून पर हमला कर देते हैं, लेकिन हानजून अचानक कुछ ऐसा करता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वो दौड़कर एक गाड़ी के शीशे पर किक दे मारता है, खुद को जख्मी करते हुए। हुआंग जिनसेओंग ये देखकर कहता है कि ये क्या है। वो कहता है कि एक पल के लिए तो वो भी सरप्राइज हो गया था। वो सोचता है कि हानजून क्या कर रहा है, सेल्फ हार्म या ब्लैकमेल, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये जवाब नहीं है। हानजून जमीन से उठता है और गुस्से में कहता है कि अब उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। सीन हानजून के सामने खड़े हुआंग जिनसेओंग पर फोकस करता है जो उसे घूर रहा है। जिनसेओंग सोचता है कि पार्क हानजून ने शायद कुछ टाइम रेस्ट किया होगा, इसलिए वो अभी भी काफी एथलेटिक है। लेकिन वो ये भी सोचता है कि इसका मतलब ये नहीं कि हानजून जख्मी नहीं है। आसपास की बिल्डिंग से लोग झांकने लगते हैं। एक आदमी पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है। दूसरा कहता है कि उसे लगता है कोई कार एक्सीडेंट हुआ है। एक और आवाज आती है जो पूछती है कि क्या वो ठीक है। जिनसेओंग ये सब देखकर एक छोटी सी मुस्कान देता है और अपने आदमियों को चिल्लाकर रिट्रीट का ऑर्डर देता है और सब तेजी से अपनी वैन की तरफ भागते हैं। वैन में बैठते हुए जिनसेओंग हानजून से कहता है कि बाद में मिलते हैं हानजून। वैन तेजी से वहाँ से निकल जाती है। हानजून उन्हें जाते हुए देखता है और वो वैन के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। वैन के अंदर एक गुंडा दूसरे से बोलता है कि हानजून उनका पीछा कर रहा है। एक गुंडा हंसते हुए कहता है कि हानजून उनसे पंगा ना ले और दफा हो जाए। एक और गुंडा हंसता है और कहता है कि क्या एक इंसान एक तेज चलती कार को पकड़ सकता है, लेकिन उनकी हंसी जल्द ही खौफ में बदल जाती है जब एक गुंडा चिल्लाता है कि फक, वो कार तक पहुंचने वाला है। उनकी आंखें फटी रह जाती हैं और वो चिल्लाता है, फक, हो क्या रहा है। अगले ही पल हानजून उछलकर वैन की छत पर लैंड करता है। हानजून छत पर एक घुसा मारता है और वैन के अंदर शीशा टूटकर गिरने लगता है। वैन के अंदर बैठे गुंडे घबरा जाते हैं। हानजून एक और घुसा मारता है और एक गुंडे को उसके कपड़ों से पकड़कर टूटे हुए शीशे से बाहर खींच लेता है। वो गुंडा हवा में उड़ता हुआ नीचे गिरता है। वैन के अंदर एक गुंडा जिनसेओंग को चिल्लाकर बताता है कि किम सूहो नीचे गिर गया है। जिनसेओंग गुस्से से कहता है, बस चलते रहो। सीन सड़क पर पड़े किम सूहो पर आता है जो उठने की कोशिश करता है। तभी वो ऊपर देखता है तो पार्क हानजून उसके सामने खड़ा होता है, जिसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं। सूहो बुरी तरह से डर जाता है। सूहो डरते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि वो सब कहाँ जा रहे हैं। हानजून उसे मारता है। वो गुस्से से सांस लेता है और फिर से पूछता है। सूहो हिम्मत करके कहता है, क्या हानजून को लगता है कि वो उसे बताएगा? हानजून उसकी गर्दन पकड़ लेता है। सूहो कहता है कि हानजून ट्राई कर ले और पूछता है कि क्या उसे एक हिंट चाहिए। हानजून उसे फिर से मारता है। सीन बदलता है और अब हुआंग जिनसेओंग का गैंग अपने हाइडआउट में ड्रिंक करते हुए पार्टी कर रहा है। एक गुंडा हंसता है और सबको पीने के लिए कहता है। जिनसेओंग उनसे कहता है कि उन सब ने आज अच्छा काम किया, लेकिन ज्यादा ना पिए। लेकिन चोई साजान खुश नहीं लगता। वो अपना कैन नीचे मारता है और हुआंग जिनसेओंग से कहता है कि क्या वो मजाक कर रहा है। वो उन सब पर चिल्लाता है कि वो इतने एक्साइटेड क्यों हैं, जबकि वो पार्क हानजून को पकड़ भी नहीं पाए। वो कहता है कि भले ही उन्हें पहले पैसे मिल गए हों, काम अभी भी पूरा करना है। वो पूछता है कि अगर पार्क हानजून अभी यहाँ आ गया तो क्या उनके पास कोई काउंटर मेजर है। सब शांत हो जाते हैं। जिनसेओंग कहता है कि मिस्टर चोई वो उसकी बात समझ रहा है, लेकिन क्या साजांग को लगता है कि उसका यहाँ आना एक अच्छा आइडिया है? फिर वो साजांग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करना अच्छा लगता है? वो कहता है कि साजांग ने उन्हें एक टाइगर पकड़ने का ऑर्डर दिया है। वो पार्क हानजून को एक गुस्से वाले टाइगर से कंपेयर करता है जिसे शांति पसंद है। वो कहता है कि 1 महीना 2 महीने वो हानजून को बुरी तरह टॉर्चर करेंगे जब तक कि वो मरना ना चाहे। वो अपने मन में सोचता है कि वो पार्क हानजून को बहुत बुरी तरह से मारेगा। तभी उनके हाइडआउट के दरवाजे पर एक जोर से आवाज आती है। एक गुंडा डर जाता है और हैरानी से कहता है, ये क्या है? जिनसेओंग शांति से कहता है कि कोई जाकर चेक करे। ब्लॉन्ड बालों वाला गुंडा दरवाजे के पीप होल से झांकता है और उसकी आंखें फट जाती हैं। वो चिल्लाता है, पार्क हानजून। दूसरा गुंडा चिल्लाता है, क्या
पार्क हांजुन यहाँ है। तीसरा कहता है सब अपने हथियार निकाल लो। जिन स्योंग उन्हें शांत करते हुए कहता है कि ज्यादा एक्साइटेड ना हो, पार्क हांजुन भी लोहे का दरवाजा नहीं तोड़ सकता। वो कहता है कि अगर उसे अकेला छोड़ देंगे तो वो अपने आप वापस चला जाएगा। कुछ देर शांति रहती है। ब्लॉन्ड गुंडा डरते हुए पूछता है कि क्या हांजुन सच में चला गया। फिर वो हंसते हुए कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता है कि उसे लगता है पार्क हांजुन भी उन सब से एक साथ लड़ने में थोड़ा डर रहा है। जैसे ही वो ये बोल रहा होता है, एक आवाज आती है और वो बुरी तरह से चिल्लाता है। उनके साइड की खिड़की पर हांजुन दिखता है। वो खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। सब हैरान हैं। जिन स्योंग चिल्लाता है कि ये पागलपन है, ऐसा नहीं हो सकता, ये 3rd फ्लोर है। हांजुन जो बिल्डिंग के बाहर से पाइप पर चढ़कर आया है, जमीन पर लैंड करता है और तुरंत ही एक गुंडे पर हमला कर देता है। फाइट शुरू हो जाती है और हांजुन एक के बाद एक सबको मारता है। हांजुन एक गुंडे को उठाकर दूसरे पर दे मारता है। आखिर में सब गुंडे ढेर हो जाते हैं। हांजुन उनके बीच खड़ा रहता है और फिर कहता है नेक्स्ट। हांजुन के सामने कुछ ही लोग खड़े बचे हैं। चोई साजांग अपने मन में सोचता है हम तो गए। साथ खड़ा हुआंग जिनस्योंग सोचता है कि ये हरामी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा है। साजांग फिर से सोचता है ये लोग पार्क सेयोंग से तो आसानी से निपट लिए थे। वो सोचता है कि जिन 3 लोगों को हांजुन ने अभी हराया है वो इसलिए था क्योंकि उसने अचानक हमला किया। वो सोचता है कि अगर ये लोग ठीक से लड़े तो ये पार्क हांजुन के लेवल के हो सकते हैं। हुआंग जिनस्योंग अपने बचे हुए गुंडों को हांजुन को पकड़ने का ऑर्डर देता है। जिनस्योंग के आदमी हांजुन पर हमला कर देते हैं। एक के बाद एक वो अपने हथियार जैसे चाकू और बेसबॉल बैट से हांजुन पर अटैक करते हैं, लेकिन हांजुन उनके हर वार से बचता है और उन्हें ही पलटकर मारता है। ब्लॉन्ड बालों वाला गुंडा एक टूटी हुई लकड़ी से हांजुन की पीठ पर जोर से मारता है। वो मन में सोचता है कि हाँ ये हिट आराम से लगा है, लेकिन जब वो देखता है तो हांजुन अभी भी खड़ा होता है, बस अपना सर नीचे किए हुए। ब्लॉन्ड गुंडा शॉक्ड होता है। अगले ही पल हांजुन घूमता है, उसे पकड़ता है और उसे उसी तीसरी मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक देता है जिससे वो खुद अंदर आया था। ब्लॉन्ड गुंडा नीचे सड़क पर गिरा पड़ा है जब एक बाइक आकर रुकती है। एक औरत जो बाइक चला रही थी उसके पास आती है। गुंडा सोचता है कि क्या वो मर गया। वो सोचता है कि क्या उसकी लाइफ खत्म हो गई और ये जगह कहाँ है। तभी वो औरत उससे पूछती है कि क्या पार्क हांजुन ऊपर है। गुंडा उसकी खूबसूरती में खोया हुआ कहता है यस मिस एंजल, वो ऊपर है। फिर वो उससे उसका नंबर मांगने की कोशिश करता है, जिस पर वो औरत उसके चेहरे पर अपना पैर रखकर उसे कुचल देती है। सीन बदलता है और वो औरत फोन पर ओ जूनवू से बात कर रही है। वो कहती है कि पार्क हांजुन हंगामा कर रहा है और किसी का घर तोड़ रहा है। अब वो क्या करे। जूनवू जो कार में बैठा है पूछता है कि वो कहाँ है। औरत उसे लोकेशन बताती है और उसी वक्त हांजुन के तोड़े हुए हाइडआउट से एक कुर्सी बाहर आकर गिरती है। वापस हाइडआउट में अब सिर्फ हुआंग जिनस्योंग और चोई साजांग ही हांजुन के सामने खड़े हैं। बाकी सब बेहोश पड़े हैं। साजान डरते हुए कहता है मैं मानता हूँ हम हार गए, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन जिनस्योंग शांत है। वो हांजुन से पूछता है लेकिन तुमने मुझे खड़ा क्यों छोड़ा, इसका मतलब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए है ना। वो हांजुन को ऑफर देता है पूछते हुए कि हांजुन को क्या चाहिए, पैसा या आदमी, वो हर तरह से मदद करेगा। हांजुन शांति से नो बोल देता है और जिनस्योंग का गला पकड़ लेता है। हांजुन कहता है कि वो उसे बहुत मारने वाला है। जिनस्योंग चिल्लाता है और हांजुन उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। जिनस्योंग नीचे गिरा हुआ होता है। तभी एक नया लड़का जो उस घर का असली मालिक है डरते हुए बाहर आता है। वो हांजुन को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि प्लीज उसका घर तोड़ना बंद करे। वो रोते हुए चिल्लाता है कि अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो, तुम लोग यहाँ ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि बिना पेरेंट्स के अकेले रहना उसके लिए पहले से ही बहुत मुश्किल है। पहले गुंडे आकर उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं और अब एक पागल आकर उसका घर तोड़ रहा है। तभी दरवाजे पर ओ जूनवू अपने सिक्योरिटी के साथ आ जाता है। वो हांजुन से कहता है वाओ, तुमने इस घर का ये हाल करने के लिए क्या किया, तुम बहुत डरावने हो। घर का मालिक जूनवू से चिल्लाकर पूछता है तुम कौन हो, क्या तुमने ही इससे मेरा घर तोड़ने को कहा था। जूनवू अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो ओजे ग्रुप का सीईओ ओ जूनवू है। वो माफी मांगता है और कहता है कि जितना भी रिपेयर का खर्चा होगा वो उसका 5 गुना कंपनसेट करेगा। लड़का हैरानी से कहता है। फिर वो कहता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो मुझे 10 मिलियन वॉन दो। जूनवू जवाब देता है कि वो उसे 50 मिलियन वॉन देगा। लड़का ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है। जमीन पर पड़ा हुआंग जिनस्योंग मन में सोचता है पार्क हांजुन मॉन्स्टर है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये फाइट शुरू से ही इम्पॉसिबल थी। वो सोचता है कि उसे यहाँ से भागना होगा। जैसे ही वो उठकर टूटी हुई खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, हांजुन हवा में ही उसका कॉलर पकड़ लेता है। हांजुन कहता है अभी मैं तुमसे डन नहीं हुआ हूँ।
जिन सियोंग अपने मन में सोचता है कि अगर उसने हानजुन को उसे वापस अंदर लाने दिया तो वो फक्ड हो जाएगा। अपनी जान बचाने की एक आखिरी कोशिश में वो एक छुपा हुआ चाकू निकालता है और उससे हानजुन के हाथ पर मार देता है। हानजुन की पकड़ ढीली पड़ जाती है और जिन सियोंग नीचे जमीन पर जा गिरता है। वो बच जाता है। जमीन पर गिरने से वो जख्मी हो जाता है और उठने की कोशिश करता है। वो हांफते हुए ऊपर देखता है जहां हानजुन और ओ जुनवू उसे खिड़की से देख रहे होते हैं। सीन वापस हाइडआउट के अंदर जाता है। घर का असली मालिक जो पहले रो रहा था अब एक कुर्सी से बंधा हुआ है और पागलपन से हंस रहा है। वो कहता है, बेवकूफ हरामियों। वो जुनवू और हानजुन को ताना मारते हुए कहता है कि उन लोगों ने खुद को एक बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। हानजुन और जुनवू हैरानी से उसे देखते हैं। वो बताता है कि उन्हें नहीं पता कि वो किसके लिए काम करते हैं। वो कहता है कि वो तो सिर्फ प्यादे हैं और हानजुन को लगता है कि उसने टॉप गाय को हरा दिया। वो उन्हें बताता है कि जिन सियोंग का बाप पीजे हेवून का सीईओ है। वो कहता है कि हानजुन जानता है ना कि फिशरमैन पंगा लेने के लिए सबसे डरावने लोग होते हैं, क्योंकि वो इतने अमीर होते हैं कि वो उन्हें बिना किसी सबूत के गायब कर सकते हैं। ये सब सुनकर ओ जुनवू एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये तो हमारे लिए सच में बहुत बुरा है ना। सीन एक बड़े से आलीशान ऑफिस में शिफ्ट होता है। जख्मी हुआंग जिनसियोंग अपने पिता हुआंग हेरियोंग जो पीजे हेवून के सीईओ हैं के सामने डरते हुए खड़ा है। उसका पिता एक तगड़ा आदमी हैरानी से पूछता है कि उसे क्या हुआ और किस हरामी ने उसके साथ ये किया है। जिन सियोंग अपने पिता से कहता है कि क्या वो उसके लिए 2 लोगों से निपट सकते हैं। उसका पिता उसे चेतावनी देता है कि उसे शायद इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा, लेकिन जिन सियोंग कहता है कि उसे परवाह नहीं है। जब उसके पिता वजह पूछते हैं तो जिन सियोंग कहता है कि उसे कुछ गुंडों ने मारा है। उसका पिता उस पर हंसता है और कहता है कि घर से भागने के बाद वो आदमी बन गया था, लेकिन ऐसी हालत में मदद मांगते हुए वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है। हुआंग हेरियोंग अपने बेटे को लेक्चर देता है, उससे अपना सर उठाने को कहता है। वो समझाता है कि जब तुम लोगों से मदद मांगते हो, अगर तुम्हारी आवाज में कमजोरी या झूठ दिखता है तो लोग चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वो कहता है कि जिन सियोंग को सोचना चाहिए कि वो आखिर चाहता क्या है और जब वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर ले तब वापस मदद मांगने आए। जिन सियोंग एक पल सोचता है, अपने चेहरे से खून साफ करता है और फिर पूरी हिम्मत से अपने पिता से कहता है कि वो उन हरामियों को हर कीमत पर मारना चाहता है। ये सुनकर उसका पिता गर्व से कहता है, ये हुई ना बात, ये है मेरा बेटा। वो तुरंत फोन उठाता है और चीफ किम को कॉल करके कहता है कि उसे 2 ड्रम्स की जरूरत है और अब कुछ निडर हरामियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। रात में गाड़ियों का एक काफिला उस हाइडआउट के पास आकर रुकता है। उनमें से हुआंग हेरियोंग के आदमी निकलते हैं, हाइडआउट के अंदर जाते हैं। हानजुन और जुनवू के सामने आते हैं। जुनवू उन सब से कहता है, बच्चों की लड़ाई में इतने कीड़े मकोड़े क्यों शामिल हो रहे हैं? जिस पर हेरियोंग बोलता है, तुम बच्चों को मरने का शौक है हाँ? ओ जुनवू शांति से उनके सामने आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, कम ऑन, इस दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता। वो आगे कहता है कि क्या उन्हें नहीं लगता कि जुनवू के दिमाग में पहले से ही कुछ है। वो सीधा उस आदमी का नाम लेता है, सीईओ हुआंग हेरियोंग। हेरियोंग हैरान हो जाता है। उसकी नजर जुनवू पर पड़ती है और वो चिल्ला उठता है, चेयरमैन ओ जुनवू। हेरियोंग शॉक हो जाता है। उसी वक्त हेरियोंग का फोन बजता है। वो फोन पर डायरेक्टर नाम से कहता है कि वो अभी बिजी है और बाद में कांटेक्ट करेगा, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है जो कहती है कि सीईओ बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो बताता है कि ओजे ग्रुप के साथ साल के दूसरे हिस्से की सारी डील्स कैंसिल हो गई हैं। वो आगे कहता है कि उसे वजह नहीं पता, लेकिन चेयरमैन ओ जुनवू ने खुद उन्हें पर्सनली कैंसिल किया है। ये सुनते ही हेरियोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत घुटनों पर गिर जाता है और जुनवू से भीख मांगता है कि चेयरमैन प्लीज इस एक बार के लिए उसे माफ कर दें। उसके आदमी हैरान हो जाते हैं, लेकिन हेरियोंग उन पर चिल्लाता है। जुनवू कहता है कि हेरियोंग सिचुएशन को काफी जल्दी समझ गया और उसे पहले अपने गुंडों से छुटकारा पाने को कहता है। हेरियोंग जमीन पर गिड़गिड़ाता रहता है, कहता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम हमारी सिचुएशन जानते हो है ना? वो कहता है कि अगर इस बार वो शिपमेंट्स नहीं कर पाए तो उसकी कंपनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। जुनवू कहता है कि क्या हेरियोंग को लगता है कि वो ये करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी कंपनी की इमेज बनाए रखनी है और वो एक गुंडे के बाप की कंपनी के साथ काम कैसे कर सकता है? अपने बिजनेस को बचाने के लिए हेरियोंग कहता है कि वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज देगा और ये कंफर्म करेगा कि वो कभी कोरिया वापस न आए। उसका बेटा जिन सियोंग प्रोटेस्ट करता है कि पिटने के बावजूद उसे क्यों विदेश जाना पड़ रहा है, जिस पर हेरियोंग उससे एक जोरदार पंच मारता है और उसे चुप रहने को कहता है। जुनवू कहता है कि ठीक है, अब वो रुक सकता है और उसे विदेश भेजने से किसी का भला नहीं होगा। वो कहता है कि उसके पास एक बेहतर टीचिंग मेथड है और अगर हेरियोंग उसकी बात माने तो शायद वो अपने ऑर्डर्स कैंसिल ना करे।
हेरियोंग डेस्परेट होकर कहता है कि वो सब कुछ करेगा। जुनवू बताता है कि हेरियोंग के बेटे की वजह से उसे 50 मिलियन वॉन खर्च करने पड़े। वो कहता है कि भले ही ये उसके लिए ज्यादा नहीं है, पर दूसरों के लिए ये बड़ी रकम है। जुनवू चाहता है कि हेरियोंग का बेटा अकेले काम करके वो पैसे उसे वापस चुकाए। हेरियोंग हैरान होकर पूछता है कि वो नालायक 50 मिलियन वॉन कैसे कमा सकता है। जुनवू उसे याद दिलाता है, तुम एक फिशरमैन हो, है ना? अपने बेटे को उस बोट पर चढ़ने दो। समुद्र में गहरी मछली पकड़ने वाले जहाज बहुत पैसे देते हैं, है ना? सीन बदलता है और हुआंग जिनसियोंग को एक फिशिंग बोट पर जख्मी हालत में मछली पकड़ते हुए दिखाया जाता है, जहां वो गुस्से में चिल्ला रहा है। सीन फिर ओ जुनवू के आलीशान ऑफिस में शिफ्ट होता है। पार्क हांजुन वहां बैठा है और जुनवू से कहता है कि वो एक विलन जैसा है। जुनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो कोई चैरिटी का काम तो नहीं है। वो हांजुन को सलाह देता है कि आगे से वो किसी भी ऐसी मुसीबत में ना पड़े जिसमें पैसों की जरूरत हो, क्योंकि उसे हर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। हांजुन कहता है कि उसे चोट नहीं लगी है। तभी एक औरत की आवाज आती है जो हांजुन को कूल एक्ट करने से रोकती है और कहती है कि वो उसकी पीठ पर चोट का निशान देख सकती है। हांजुन हैरानी से उसकी तरफ देखता है। जुनवू उसे कहता है कि वो उससे मिले। जुनवू बताता है कि अब से वो नेक्सस को खत्म करने में उनके साथ काम करेगी। जुनवू आगे बताता है कि वो एक इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है और उनकी टीम में उसकी पोजीशन एक इन्फॉर्मेंट की है। वो औरत जिसका नाम चोई सियोहिन है और जिसके इंस्टाग्राम पर 5,70,000 फॉलोअर्स हैं, इन्फॉर्मेंट शब्द को क्रिंज बताती है। वो कहती है कि वो बस कुछ बच्चों से मिली और उसे नौकरी मिल गई। फिर वो हांजुन की तरफ देखती है और कहती है कि वो सच में हैरान है। उसने अफवाह सुनी थी कि पार्क हांजुन एक डाकू जैसा दिखता है, लेकिन वो सोच से ज्यादा हैंडसम है। जुनवू उसे टोकता है और कहता है कि वो अभी काम कर रहे हैं, इसलिए बकवास ना करे। सियोहिन कहती है कि जो भी हो, उसे डाकू जैसे दिखने वाले लोग हैंडसम लोगों से ज्यादा पसंद हैं। जुनवू उसे कहता है कि पिछली बार तो उसने कुछ और कहा था। सियोहिन बात बदलती है और पूछती है कि जुनवू ने उसे आज क्यों बुलाया है। जुनवू कहता है कि कोई खास बात नहीं है, उसने उन्हें फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। सियोहिन हैरानी से पूछती है कि क्या उनका प्लान सिर्फ ये नहीं है कि पार्क हांजुन सबको मार देगा। जुनवू समझाता है कि नेक्सस का स्केल अब उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है और अकेले पार्क हांजुन उन सब हरामियों को कुचलने के लिए काफी नहीं है, इसलिए वो अपनी टीम की फाइटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने की सोच रहा है। वो बताता है कि उसे लगता है कि सही लोगों में से एक डोंगयोन हाई स्कूल में है जो नेक्सस से जुड़ा हुआ है। हांजुन का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो नाम लेता है, किम डोंगयोन। जुनवू हंसते हुए कहता है कि हांजुन का अंदाजा बिल्कुल सही है। वो हांजुन को याद दिलाता है कि जब वो नेक्सस के साथ जंग में था तो किम डोंगयोन उन लोगों में से एक था जो आखिर तक उसके साथ लड़ा था। जुनवू बताता है कि जंग के बाद उसके घुटनों में ऐसी चोट आई कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता था, लेकिन जुनवू जोर देकर कहता है कि उन्हें किम डोंगयोन की जरूरत है। हांजुन का चेहरा देखकर जुनवू उसे कहता है कि वो अपने एक्सप्रेशन को रिलैक्स करे क्योंकि माहौल ऑकवर्ड हो रहा है। वो कहता है कि काम तो काम है। वो हांजुन को सलाह देता है कि उसे उस दोस्त के साथ भी रिलैक्स करना चाहिए और याद दिलाता है कि किम डोंगयोन अब नेक्सस का हिस्सा है। सीन डोंगयोन हाई स्कूल में शिफ्ट होता है। वहाँ के गुंडे आपस में बात कर रहे हैं। एक कहता है कि अगला प्रेसिडेंट चोई है जो अब जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर जा रहा है। इसकी वजह से उसे अपना बिजनेस बेचना पड़ेगा जिससे फ्यूचर में पैसे कलेक्ट करना मुश्किल होगा। एक और गुंडा हंसते हुए कहता है कि उस हरामी को पैसा बनाना तो आता है पर पॉलिटिक्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो कहता है कि प्रेसिडेंट चोई जरूर नेक्सस का मेंबर है। एक दूसरा आदमी कहता है कि जिस आदमी ने प्रेसिडेंट चोई को जुवेनाइल सेंटर भेजा वो पार्क हांजुन है। मिन क्योंग चुल जो इन सब का लीडर और डोंगयोन हाई स्कूल का करंट नंबर 1 स्टूडेंट है, ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और पूछता है, पार्क हांजुन क्या उस हरामी ने शांति से जीने का फैसला नहीं किया था? वो कहता है कि प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, वो ऐसे हरकत नहीं कर सकता। तभी एक स्टूडेंट भागता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है, बड़ी खबर है, पार्क हांजुन वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। ये सुनकर सब यहाँ तक कि मिन क्योंग चुल भी शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में टीचर हांजुन को क्लास से इंट्रोड्यूस करवाता है। मिन क्योंग चुल सोचता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है। टीचर हांजुन से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। हांजुन क्लास के सामने खड़ा होता है और कहता है, मिलके अच्छा लगा डोंगयोन हाई स्कूल, मैं यहाँ तुम सबको बर्बाद करने आया हूँ। क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है। टीचर हंसते हुए कहता है कि उनके स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट भी सच में एक पेन इन दी एस है।
वो हानजुन को आखिर की सीट पर बैठने को कहता है। हानजुन अपनी सीट पर जाता है। उसके बगल में बैठा स्टूडेंट जो वुमेन जो स्कूल का नंबर 12 है कहता है, वाओ, मैं आखिरकार तुम्हें लाइव देख रहा हूँ। तुम पार्क हानजुन हो, है ना? वुमेन बताता है कि मिन क्योंगचुल ने उसे हानजुन से पंगा ना लेने को कहा है। वो हंसते हुए कहता है कि अपने साइज के हिसाब से मिन क्योंगचुल डर गया। वुमेन कहता है कि लेकिन वो हानजुन से लड़ना चाहता है। वो कहता है कि गलत मत समझना, उसने पिछले साल ही इस स्कूल में ट्रांसफर लिया है और हानजुन को ज्यादा नहीं जानता, पर उसके बारे में बहुत सुना है। वो कहता है कि वो बस खुद देखना चाहता है कि अफवाहें सच हैं या नहीं और 1-on-1 फाइट का ऑफर देता है। हानजुन उसे इग्नोर कर देता है। वुमेन गुस्से में पूछता है, मुझे इग्नोर कर रहे हो? वो आगे पूछता है कि क्या हानजुन उस टाइप का है जो तभी हिलता है जब कोई उसे फाइट के लिए उकसाता है? फिर वो हानजुन को थप्पड़ मारते हुए कहता है, हरामी, मुझे इग्नोर कर रहा है। अगले ही पल एक स्मैक की आवाज आती है और हानजुन वुमेन के फेस पर एल्बो दे मारता है। क्लास में सब हैरान रह जाते हैं। हानजुन अपना सर डेस्क पर रखे हुए शांति से कहता है, मुझे जगाना मत। सीन बदलता है और एक बेसबॉल बैटिंग केज में ओ जुनवू और चोई सीहुन दिखते हैं। सीहुन कहती है कि वो सच में अनश्योर है कि उन्हें किम डोंगयोन को रिक्रूट करना चाहिए या नहीं। वो कहती है कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल लोग हैं तो उसी को क्यों रिक्रूट करना है। वो पूछती है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि उसकी टांग में चोट लगी है और वो बेचारा दिखता है, या इसलिए कि वो पार्क हानजुन का दोस्त है। वो ताना मारते हुए कहती है कि वो लोग कब से एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बन गए। जुनवू बैट घुमाते हुए कहता है कि जब भी किम डोंगह्युन का नाम आता है तो सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है टेनासिटी। वो बताता है कि छोटा शरीर होने के बावजूद डोंगह्युन ने नेक्सस से सिर्फ अपनी जिद के दम पर लड़ाई की थी। लेकिन जुनवू आगे कहता है कि सॉलिड चीजों की खासियत ये होती है कि वो ज्यादा ना झुकने की वजह से टूट भी जाती हैं। सीहुन पूछती है, तो हमें किसी ऐसे को क्यों रिक्रूट करना है जो पहले से ही जख्मी है? जुनवू बैट को जोर से तोड़ते हुए कहता है कि उसे इस बात पर विश्वास है। वो समझाता है कि जो एक बार टूट चुका हो वो शायद पहले जैसा मजबूत ना हो, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो जाएगा। सीहुन ये सुनकर कहती है कि उनके पास क्या स्कॉलर है। सीन डोंगह्युन हाई स्कूल में शिफ्ट होता है। पार्क हानजुन स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रहा है और सारे स्टूडेंट्स उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। आगे वो देखता है कि किम डोंगह्युन को कुछ गुंडे बुली कर रहे हैं। एक गुंडा डोंगह्युन को लात मारता है और उस पर चिल्लाता है, ओए, तू जानबूझकर लेट आया है ना? वो पूछता है कि कन्वीनियंस स्टोर तक जाने में उसे 5 मिनट ज्यादा कैसे लग गए। वो गुस्से में कहता है कि डोंगह्युन की वजह से वो एक शर्त हार गया और अब वो इसका क्या करेगा। वो डोंगह्युन के बाल पकड़कर चिल्लाता है, तो क्या करेगा हरामी? एक दूसरा गुंडा हंसते हुए कहता है कि वो पहले से ही काफी रिटार्डेड है, उसे और मारते रहोगे तो वो और भी स्लो हो जाएगा। वो गुंडा ताना मारता है कि जैसे ही डोंगह्युन दौड़ता है उसकी टांगे बेकार हो सकती हैं, तो वो 5 मिनट में कन्वीनियंस स्टोर कैसे पहुंचेगा? पहला गुंडा कहता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसे बस अपनी टांगों के बेकार होने से ज्यादा मुझसे डरने की जरूरत है। ये कहकर वो डोंगह्युन को फिर से मारता है। हानजुन ये सब शांति से देखता है। सीन वापस जुनवू के ऑफिस में जाता है। सीहुन कहती है कि ठीक है, वो समझ गई कि जुनवू किम डोंगह्युन को क्यों रिक्रूट करना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं लगता कि पार्क हानजुन वो इंसान है जिसके साथ काम करना आसान हो। वो सुझाव देती है कि क्या चीजों को पैसे से सॉल्व करना बेहतर नहीं होगा। जुनवू कहता है कि ये आसान होता अगर किम डोंगह्युन पैसे से आसानी से मान जाने वालों में से होता। वो सीहुन से पूछता है कि क्या उसे पता है किम डोंगह्युन उस वक्त नेक्सस से क्यों लड़ा था। जुनवू बताता है कि वो इसलिए लड़ा क्योंकि पार्क हानजुन लड़ा था। वो कहता है कि दूसरों को ये अजीब लग सकता है कि कोई दूसरे के लिए अपनी टांग तुड़वाने की हद तक कैसे लड़ सकता है, लेकिन जुनवू कहता है कि उसने जितना किम डोंगह्युन को जाना है वो उस किस्म का इंसान है जो अपने दोस्त के साथ लड़ता है, अपने दोस्त को पड़ने वाली मार को वो अपनी मार समझता है। जुनवू कहता है कि डोंगह्युन ऐसी ही शख्सियत का मालिक है। सीन वापस स्कूल में आता है जहाँ किम डोंगह्युन एक बेंच पर बैठा सिगरेट जला रहा है। हानजुन उसके पास आता है। हानजुन उसके सामने खड़ा हो जाता है। हानजुन उसे कहता है, मिलके अच्छा लगा किम डोंगह्युन। डोंगह्युन पूछता है कि उसने सुना है कि हानजुन इस स्कूल को बर्बाद करने आया है, क्या हानजुन को लगता है कि ये पॉसिबल है? वो हानजुन को चेतावनी देता है कि नेक्सस अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो कहता है कि उनकी मैन पावर और कैपिटल ऐसी चीज नहीं है जिसका हानजुन कुछ कर सके और इसलिए ये सब यहीं खत्म होता है। हानजुन कॉन्फिडेंस से कहता है, हम जीतेंगे इस बार। डोंगह्युन कहता है कि अगर उसे लगता कि वो हारेगा तो वो पहले भी नहीं लड़ता और उसी की वजह से वो एक लंगड़ा बन गया। हानजुन शांति से कहता है, बस तुम इंतजार करो और देखो। ये कहकर हानजुन वहाँ से चला जाता है। मिन क्योंगचुल स्कूल की छत से ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि हानजुन क्या करने वाला है। वो हंसता है और कहता है कि हानजुन बस एक लंगड़े आदमी के साथ टीम अप करने जा रहा है।
फिर वो अपने गुंडों की तरफ मुड़ता है और ऑर्डर देता है, गाइस पार्क हांजुन को मारने की तैयारी करो। सीन बदलकर एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। किम डोंग ह्योन एक डॉक्टर के ऑफिस में बैठा है। डॉक्टर उसे कहता है कि फिजियोथेरेपी पर मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। डॉक्टर समझाता है कि सर्जरी में जितनी देरी होगी, रिकवरी के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। वो डोंग ह्योन से कहता है कि उसे जल्दी से एक बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। डॉक्टर कहता है कि वो जानता है कि डोंग ह्योन एक मुश्किल सिचुएशन में है, लेकिन ये अपनी टांगे इस्तेमाल ना कर पाने से बेहतर है। डोंग ह्योन शांति से सुनता है और ऑल राइट कहकर सहमत हो जाता है। जब डोंग ह्योन हॉस्पिटल से निकलता है तो बारिश हो रही होती है। तभी मिन क्योंग चुल उसे आवाज देता है, हे किम डोंग ह्योन। क्योंग चुल एक छतरी के नीचे खड़ा डोंग ह्योन से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा और क्या उसने बताया कि वो बेहतर हो रहा है। डोंग ह्योन कोल्डली पूछता है कि क्योंग चुल यहाँ क्या कर रहा है। क्योंग चुल हंसते हुए कहता है कि डोंग ह्योन के चेहरे को देखो, आखिरकार हम दोस्त थे और ये देखकर थोड़ा दुख हो रहा है। वो कहता है कि ये कोई सीरियस बात नहीं है, वो बस उसकी टांग की इंजरी चेक करने आया था। वो बताता है कि उसने डोंग ह्योन को पार्क हांजुन से बात करते देखा तो उसे लगा शायद उसकी टांग ठीक हो गई है। फिर वो धमकी भरे अंदाज में कहता है कि क्योंकि अगर वो पूरी तरह ठीक हो गया है तो उसे दोबारा तोड़ना पड़ेगा। डोंग ह्योन पलटकर जवाब देता है कि अगर वो पूरी तरह ठीक होता तो क्योंग चल अकेले उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर क्योंग चुल उस पर हमला कर देता है और डोंग ह्योन दर्द से नीचे गिर जाता है। क्योंग चुल हंसते हुए उसे मोरॉन कहता है और पूछता है कि क्या डोंग ह्योन अभी भी खुद को सबसे स्ट्रॉन्ग समझता है। वो डोंग ह्योन से कहता है कि वो बेकार के ख्याल सोचना बंद कर दे। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने पहले पार्क हांजुन को घुटनों पर लाकर उसकी धुलाई की थी। वो कहता है कि डोंग ह्योन की ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि वो अपनी बेकार की लॉयल्टी से चिपका रहा। डोंग ह्योन उठ खड़ा होता है और कहता है कि क्योंग चुल ने उसे और पार्क हांजुन को धोखा दिया और नेक्सस ज्वाइन कर लिया। क्योंग चुल हंसते हुए कहता है कि डोंग ह्योन ऐसे बोल रहा है जैसे क्योंग चुल बैड गाय है। क्योंग चुल कहता है कि जो सोचना है सोचो। वो डोंग ह्योन को ताना मारता है कि वो अपने दोस्त को बचाने वाला कूल गाय बना रहा जिसने अपनी लॉयल्टी निभाई। वो कहता है कि वो एक कूल लंगड़े से बेहतर एक स्कम बनना पसंद करेगा जो अपनी लॉयल्टी निभाता है। वो आगे कहता है कि उसे नहीं पता कि डोंग ह्योन इस बार अपनी लॉयल्टी निभा पाएगा या नहीं। ये कहकर वो डोंग ह्योन को बारिश में अकेला छोड़कर चला जाता है। सीन पार्क हांजुन की क्लास में वापस आता है। एक आवाज के साथ स्कूल का इंटरकॉम ऑन होता है। मिन क्योंग चुल की आवाज पूरे स्कूल में गूंजती है। वो कहता है कि जैसा कि सब जानते हैं, पार्क हांजुन जो 2 साल पहले नेक्सस से लड़ा था, उनके स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है और उसने सबके सामने उन्हें कुचलने की बात कही है। वो हांजुन को मोरॉन कहता है जो बुरी तरह पिटने के बाद भी दोबारा पंगा लेना चाहता है। वो हांजुन से सीधे कहता है, हे पार्क हांजुन, मैं जानता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग हो। वो कहता है कि उसने हांजुन को कभी फाइट में हारते नहीं देखा, लेकिन उसने हांजुन से कभी फाइट की भी नहीं है। वो कहता है कि वो लोग रिटार्ड्स नहीं है, इसलिए वो हांजुन से अकेले क्यों लड़ेगा। वो ऐलान करता है, ऑल राइट, अब से पार्क हांजुन का शिकार शुरू होता है। जब वो ये कह रहा होता है, उसके सारे गुंडे पार्क हांजुन की क्लास की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो हांजुन की क्लास में एंटर करते हैं और उसके क्लासमेट्स पर हमला कर देते हैं, पर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सब पिट चुके हैं। पार्क उन सबको कुत्तों की तरह मारता है। एक बंदा हैरानी से बोलता है, वो सब पिट गए, वो भी इतने कम टाइम में। हांजुन एक लड़के के फेस पर पैर रख के खड़ा होता है और कोल्डली कहता है, डोंग ह्योन हाई स्कूल, चलो देखते हैं यहाँ शिकार कौन है। गुंडों की एक बड़ी भीड़ किल हिम चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ती है। हांजुन उन सबको कुत्तों की तरह मारता है। सीन एक खाली क्लासरूम में अकेले बैठे किम डोंग ह्योन पर जाता है, जिसके चेहरे पर एक गंभीर और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन है। सीन हांजुन की जबरदस्त फाइट पर शिफ्ट होता ही जहां पार्क हांजुन स्कूल के कॉरिडोर में गुंडों की भीड़ से अकेला लड़ रहा है। हर तरफ से स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं। हांजुन एक के बाद एक गुस्से और लाते बरसा रहा है। वो उन सबको कुत्तों की तरह मार रहा है। एक गुंडा चिल्लाता है कि ये एक मॉन्स्टर है। वो कहता है कि हांजुन सिर्फ अंधाधुंध नहीं लड़ रहा है, वो सच में उन सबको हराने का इरादा रखता है। वो गुंडा हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि डरो मत, उसे पकड़ो, अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वो जीत सकते हैं। कई स्टूडेंट्स हांजुन पर एक साथ झपट पड़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एक गुंडा खुशी से चिल्लाता है, पकड़ लिया। सारे गुंडे हांजुन पर टूट पड़ते हैं, उसे लात और घुस्सों से मारने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल हांजुन अपने सामने खड़े हुए बंदे पर एक जोरदार किक मारता है, फिर एक बंदे के फेस पर एक पंच, जिससे वो फ्री हो जाता है। हांजुन आजाद होते ही वापस हमला कर देता है। वो उन सब गुंडों को बहुत बुरी तरह मारता है। सब के सब गुंडे बस पिटते ही दिखाई देते हैं और हांजुन उन्हें कुत्तों की तरह मारता हुआ। कुछ देर बाद पूरा कॉरिडोर लाशों से भर जाता है।
हानजुन अकेला खड़ा होता है, उसके हाथ से खून टपक रहा होता है। वो हांफते हुए आगे बढ़ता है। तभी कॉरिडोर के दूसरे छोर पर गुंडों का एक नया ग्रुप आ जाता है। उनका लीडर पूछता है, पार्क हानजुन थक गए क्या? एक और कहता है, ये अच्छा नहीं है। हा 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 हा। वो हानजुन को ताना मारते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। हानजुन गुस्से से उन्हें देखता है। सीन एक खाली क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहां किम डोंग ह्यून खिड़की से ये सब देख रहा है। वो मन में सोचता है कि पार्क हानजुन की ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। वो सोचता है कि हानजुन एक बेवकूफ है, ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो सोचता है तो वो ये सब दोबारा क्यों कर रहा है। तभी एक आवाज आती है जो कहती है कि हानजुन सच में बहुत डिसअपॉइंट होगा। चोई सियो ह्यून अब उसके साथ क्लासरूम में है। वो डोंग ह्यून से पूछती है कि क्या ये ठीक है कि वो यहाँ ऐसे बैठा है जब उसका दोस्त लड़ रहा है। वो डोंग ह्यून के पास आती है और कहती है, हेलो, तुम किम डोंग ह्यून हो, है ना? डोंग ह्यून पूछता है कि वो कौन है। सियो ह्यून कहती है कि वो पार्क हानजुन के कलीग्स में से एक है। डोंग ह्यून कहता है कि वो लड़ नहीं सकता। सियो ह्यून कहती है कि वो यहाँ उससे लड़ने के लिए कहने नहीं आई है। वो कहती है कि वो बस उसे पार्क हानजुन के बारे में कुछ बताना चाहती है। वो बताती है कि जहाँ तक उसे पता है, हानजुन पूरे डोंगह्यून हाई स्कूल से लड़ रहा है। वो बताती है कि उन्होंने हानजुन को ऐसी सिचुएशन में भाग जाने को कहा था, लेकिन वो जिद करके लड़ने पर तुला हुआ है। सियो ह्यून डोंगह्यून से पूछती है कि क्या उसे पता है ऐसा क्यों है। डोंगह्यून जवाब देता है कि हानजुन ने कहा कि वो ये साबित करना चाहता है कि इस बार वो जीत सकता है। डोंगह्यून को हानजुन के कहे शब्द याद आते हैं, मैं जीतूंगा इस बार। उसे मिन क्योंग चुल की कही बात भी याद आती है कि उसकी ये हालत उसकी बेकार की लॉयल्टी की वजह से है। सियो ह्यून उससे पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि उसे पछतावा नहीं होगा। सीन वापस कॉरिडोर की फाइट पर आता है। हानजुन अब भी गुंडों को बुरी तरह मार ही रहा होता है। वो एक एक करके सबको मारता है। अब कॉरिडोर में हर जगह गुंडे लाशों की तरह पड़े हुए हैं। हानजुन मिन क्योंग चुल और उसके टॉप फाइटर्स के सामने खड़ा है। क्योंग चुल ताली बजाते हुए कहता है कि जैसा पार्क हानजुन से उम्मीद थी। वो पूछता है कि हानजुन ने अकेले कितने लोगों को हराया। फिर वो कहता है कि अब हानजुन का खेल खत्म। डोंगह्यून हाई स्कूल के टॉप फाइटर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। नंबर 5 जो सू ह्यून, नंबर 7 चोई मिनवुक, नंबर 4 कांग तेहुन, नंबर 3 दे गिल और नंबर 2 ग्यूम बोसियोक। क्योंग चुल कहता है कि अब से इनमें से हर एक मॉन्स्टर जैसा है। क्योंग चुल उसे मॉरन कहता है और उसके फाइटर्स हानजुन पर हमला कर देते हैं। हानजुन उनसे भिड़ने जाता है। तभी एक गुंडे के फेस पे वाइपर आके लगता है। सब शॉक रह जाते हैं। सीन किम डोंगह्यून पर कट होता है, जो अब कॉरिडोर में ही खड़ा है जहाँ हानजुन के हराए हुए लोग पड़े हैं। वो मन में सोचता है कि हानजुन बहुत एनोइंग है, सारे कूल काम अकेले ही कर रहा है। फिर सीन एक ब्रीफ केस पर जाता है जो पैसों से भरा है और उसके ऊपर हानजुन और डोंगह्यून दोनों की साथ वाली एक फोटो रखी है। सीन स्कूल की छत पर शिफ्ट होता है जहाँ मिन क्योंग चुल नीचे कॉरिडोर में हो रही फाइट को देखता है। उसके गुंडे हैरानी से कहते हैं कि किम डोंगह्यून वो हरामी उनसे फिर से लड़ने की कोशिश कर रहा है। मिन क्योंग चुल कहता है कि भूल जाओ, ये एक्चुअली बेहतर है। वो ऐलान करता है कि वो पार्क हानजुन के साथ साथ डोंगह्यून से भी निपट लेंगे। नीचे कॉरिडोर में स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं। डोंगह्यून हाथ में टूटी हुई लकड़ियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए गुंडों पर हमला कर देता है। वो तेजी से एक के बाद एक को ढेर कर रहा है। एक गुंडा उस पर चिल्लाता है, फकिंग कमजोर, टफ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डोंगह्यून उसे भी आसानी से मार गिराता है। डोंगह्यून सबको बहुत बुरी तरह पीट रहा होता है। हानजुन भी एक साइड से फाइट को ज्वाइन करता है और अब वो दोनों गुंडों को कुत्तों की तरह मारने लगते हैं। गुंडे शॉक में हैं। एक कहता है, फक, ये कैसे पॉसिबल है? उनमें से एक थका हुआ है और दूसरा एक लंगड़ा है। वो हैरान है कि वो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। अब हानजुन और डोंगह्यून एक साथ पीठ से पीठ मिलाकर गुंडों की भीड़ से लड़ रहे हैं। वो एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं, हर तरफ से आ रहे हमलों को रोकते हुए और पलटकर वार करते हुए। कॉरिडोर लाशों से भर जाता है। फाइट के बाद दोनों हांफते हुए खड़े होते हैं। डोंगह्यून हानजुन से कहता है सॉरी। वो कहता है कि अपनी इस हालत में जीते हुए उसने हानजुन को बहुत ब्लेम किया। उसे पास्ट में बोली हुई बात याद आती है जहां वो कहता है कि अगर हानजुन को लगता कि वो हारेगा तो वो उस वक्त नहीं लड़ता और उसी की वजह से डोंगह्यून
एक लंगड़ा बन गया। वो बोलता है कि वो जानता है कि ये हंजुन की वजह से नहीं हुआ, लेकिन वो बस किसी को इसके लिए ब्लेम करना चाहता था। तभी मिन क्यांगचुल उन पर अटैक करने आ जाता है और कहता है क्या बकवास है। वो उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर उन्हें मरने का इतना ही शौक है तो वो उनकी ये ख्वाहिश पूरी करेगा। जैसे ही क्यांगचुल आगे बढ़ता है, डोंगह्यन उसके सामने आ जाता है और हंजुन से कहता है ये मेरा शिकार है। क्यांगचुल उन पर अटैक कर देता है, पर वो दोनों अचानक भागने लगते हैं। ये देखकर मिन क्यांगचुल गुस्से में चिल्लाता है, बेवकूफों, तुम्हें सिर्फ भागने की सूझी। वो उन दोनों को पीछा करता है, पर हंजुन उसे उठा के दूर पटक देता है। डोंगह्यन क्यांगचुल के बाकी गुंडों को रोकने के लिए क्लास के दरवाजे को बांध देता है। ये सब देखकर क्यांगचुल डोंगह्यन पर ताना मारता है, किम डोंगह्यन, तुम फिर से एक बेवकूफी कर रहे हो। डोंगह्यन पलटकर जवाब देता है, बेवकूफी। वो कहता है कि जिसके दोस्त नहीं होते उसे शायद ये बेवकूफी लगे। वो क्यांगचुल को बेचारा कहता है। क्यांगचुल गुस्से से चिल्लाता है, तुमने मुझे बेचारा कहा? क्यांगचुल डोंगह्यन पर हमला कर देता है, लेकिन डोंगह्यन उसका वार रोक लेता है। दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। क्यांगचुल डोंगह्यन को कंधे पर उठाकर विंडो पर फेंक के मार देता है। डोंगह्यन हाफते हुए अपनी शर्ट फाड़ देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्यांगचुल हंसता है और कहता है, तुम बहुत मजाकिया हो। डोंगह्यन अपनी शर्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और क्यांगचुल के चेहरे पर लपेट देता है, जिससे वो अंधा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए अंधाधुंध घूंसे चलाता है। क्यांगचुल अंधा होने बावजूद डोंगह्यन को पकड़कर पटक देता है। जमीन पर पड़े डोंगह्यन से क्यांगचुल कहता है कि अब वो दोनों पहले जैसे नहीं रहे। ये कहकर वो उसके टूटे हुए पैर पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे डोंगह्यन दर्द में चिल्ला उठता है। क्यांगचुल डोंगह्यन से कहता है कि आज की इस घटना की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वो उठकर जाने लगता है। ये देखकर डोंगह्यन गुस्से में कहता है, कहाँ जा रहा है फकिंग गोरिल्ला। क्यांगचुल हैरानी से पलटता है और सोचता है कि इतना मार खाने के बाद भी डोंगह्यन हारा नहीं है। डोंगह्यन दांत पीसते हुए मन में कहता है कि इट्स नॉट ओवर येट। डोंगह्यन अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उठ खड़ा होता है। क्यांगचुल गुस्से में चिल्लाता है, खत्म नहीं हुआ माय एस। वो डोंगह्यन पर हमला करते हुए पूछता है कि क्या वो इस हालत में कुछ भी करने के काबिल है। दोनों के बीच एक आखिरी जोरदार मुकाबला होता है। डोंगह्यन मन में कहता है ये खत्म नहीं हुआ है, पर तभी एक जोरदार पंच से डोंगह्यन जमीन पर गिर जाता है। क्यांगचुल जमीन पर पड़े डोंगह्यन को देखता है और फकिंग बैस्टर्ड कहता है। वो पलटकर जाने लगता है, लेकिन डोंगह्यन फिर से उठने की कोशिश करता है, कहते हुए ये अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यांगचुल ये देखकर शॉक हो जाता है। वो चिल्लाता है, बस अब मर जा, और डोंगह्यन पर एक और हमला करता है। डोंगह्यन उसके वार से बचता है और पलटकर क्यांगचुल के जबड़े पर एक जोरदार पंच मारता है। क्यांगचुल गुस्से में सोचता है, ये हरामी। डोंगह्यन क्यांगचुल को पकड़ लेता है और कहता है, तुझ जैसा आदमी क्या जानेगा। वो मन में सोचता है कि वो हार नहीं सकता। वो सोचता है कि अगर वो अब हारा तो उसे पार्क हंजुन का सामना करने में बहुत शर्म आएगी। इस सोच के साथ वो क्यांगचुल पर एक और जोरदार पंच मारता है। क्यांगचुल मन में सोचता है ये ठीक नहीं है। डोंगह्यन उस पर पंचेस की बरसात कर देता है। एक आखिरी डिसाइसिव पंच के साथ वो मिन क्यांगचुल को पूरी तरह से बेहोश कर देता है। फाइट के बाद डोंगह्यन बुरी तरह थका हुआ लड़खड़ाता हुआ पार्क हंजुन के पास पहुंचता है और उसके कंधे पर गिरते हुए कहता है, हरामी, तुम सच में जीत गए। हंजुन डोंगह्यन को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर लाशों से भरे कॉरिडोर से बाहर निकलते हैं। सीन स्कूल के बाहर शिफ्ट होता है, जहां डोंगह्यन एसोसिएशन का मैनेजर ली अपनी कार से उतरता है। वो टूटे हुए स्कूल को देखकर पूछता है, ये क्या है? वो मिन क्यांगचुल को एक नालायक कहता है। उसका आदमी कंफर्म करता है कि टारगेट का नाम पार्क हंजुन है। मैनेजर ली गुस्से में कहता है कि सिर्फ एक हरामी को पकड़ने के लिए उन्होंने स्कूल का ये कबाड़ा बना दिया। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि पार्क हंजुन नाम के उस हरामी को पकड़ो और उसकी सिर्फ 3 हड्डियां तोड़ना। जैसे ही उसके आदमी आगे बढ़ते हैं, ओ जुनवू का लॉयर किम बॉमक्वान अपने आदमियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। बॉमक्वान मैनेजर ली से कहता है कि ऐसा ना करे। वो कहता है कि बच्चों को एक दूसरे से निपटने देना चाहिए और बड़ों को एक दूसरे से अलग से निपटना चाहिए। अगले सीन में मैनेजर ली एक कमरे में बॉमक्वान और उसके लोगों के साथ बैठा है। वो गुस्से में कहता है कि KR लॉ फर्म, तो इसका मतलब पार्क हंजुन के पास बहुत पैसा है। वो पूछता है कि सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा है वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। बॉमक्वान, जो काले ब्रीफ केसेस से घिरा हुआ है, उससे कहता है कि ज्यादा जल्दी ना करे। वो आगे कहता है कि ली डिससैटिस्फाइड नहीं होगा। ये सुनकर
मैनेजर ली के चेहरे पर एक लालची मुस्कान आ जाती है। सीन बदलता है और मैनेजर ली कहता है कि ऐसा लगता है बेमकॉन को नेगोशिएशन के बारे में एक दो चीजें पता हैं। ब्रीफ केस खुलता है। ली शॉक्ड हो जाता है। ब्रीफ केसेस के अंदर पैसों की जगह फाइल्स, यूएसबी ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स भरी होती हैं। ली पूछता है कि ये सब क्या है। ली एक पीली फाइल उठाता है और कहता है कि ये पीला तो है, लेकिन बेमकॉन शांति से जवाब देता है कि ये कल की खबरों की हेडलाइन है। बेमकॉन बताता है कि डोंगयोन हाई स्कूल गैंग्स को पनाह दे रहा है और लड़ने वाले स्टूडेंट्स को अपने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्काउट कर रहा है। वो आगे बताता है कि उनके पास ली के फाउंडेशन से पैसे चुराने से लेकर जमीन में इल्लीगल इन्वेस्टमेंट और टैक्स चुराने तक सब कुछ का रिकॉर्ड है। बेमकॉन पूछता है कि अगर उसने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज बताएं। ली हार मानता है। अगले ही पल ली गुस्से से कहता है, ओए लॉयर। वो पूछता है कि क्या बेमकॉन को ये ख्याल नहीं आया कि ऐसा करने पर वो मर भी सकता है। ली के आदमी चाकू निकालकर बेमकॉन की गर्दन पर लगा देते हैं। बेमकॉन शांति से कहता है कि अगर वो उसे मार देगा तो क्या ये सब सच में खत्म हो जाएगा। वो पूछता है कि अगर ली की ऑर्गेनाइजेशन और उनकी लॉ फर्म आमने सामने आ गई तो कौन जीतेगा। वो आगे कहता है कि एक मर्डर चार्ज ली के लिए काफी इनकन्वीनियंट होगा। ली गुस्से में शांत हो जाता है। हार मानकर ली पूछता है कि बेमकॉन आखिर चाहता क्या है। बेमकॉन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस ये स्कूल उनके हवाले कर दो। ली शॉक्ड हो जाता है। सीन एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहां चॉय स्योह्योन पार्क हंजुन से पूछती है कि क्या वो सच में इंसान है या रोबोट। वो पूछती है कि पूरे डोंगयोन हाई से भिड़ने के बाद भी वो ठीक कैसे लग रहा है। हंजुन, जिसके चेहरे और हाथों पर पट्टियां लगी हैं, शांति से बैठा रहता है। हंजुन कहता है, मैं ठीक नहीं हूँ। एक डॉक्टर दरवाजा खोलता है। हंजुन उठता है। डॉक्टर उन्हें किम डोंगयन के बारे में बताता है जो एक हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़ा है। डॉक्टर कहता है कि ये हैरानी की बात है कि डोंगयन ने इतने देर तक दर्द कैसे सह लिया, क्योंकि आने पर उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो कहता है कि डिटेल रिजल्ट्स के लिए उन्हें उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल रही। डॉक्टर कहता है कि उसे रिकवरी के हाई चांस की उम्मीद है। स्योह्योन ये सुनकर चैन की सांस लेती है। हंजुन भी आंखें बंद किए सुकून महसूस करता है। सीन एक आलीशान होटल में शिफ्ट होता है जहां ओ जुनवो बैठा होता है और एक रिपोर्टर किम चेन-सू का इंटरव्यू ले रही है। वो सक्सेसफुल यूथ इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि इससे कई स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी। चेन-सू कहता है कि उसे भी यही उम्मीद है। ओ जुनवो अपने फोन पर डोंगयन हाई स्कूल की खबर देखता है और हंसता है। रिपोर्टर के जाने के बाद ओ जुनवो और किम चंसू बात करते हैं। चंसू, जो नेक्सस का नंबर 1 है, जुनवो से कहता है कि उसे कुछ अजीब लगा। वो कहता है कि उसकी मैनेजमेंट टीम ने कभी एक छोटी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए उसका शेड्यूल नहीं बदला। वो जुनवो से सीधे पूछता है कि क्या आज का इंटरव्यू उसने सेटअप किया था। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रेसिडेंट ओ जैसा कोई उसकी महफिल में आएगा और ये उसके लिए एक सम्मान की बात है। जुनवो उसके प्रेसिडेंट और सम्मान वाले टोन से चिढ़ जाता है और पूछता है कि क्या चंसू भूल गया है कि वो कौन है। चंसू कहता है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं हैं। वो कहता है कि पास्ट है। अब वो सिर्फ एक प्रेसिडेंट और एक प्रो गेमर हैं जो साथ बैठे हैं। वो कहता है कि वो बस एक ऐसे इंसान को रेस्पेक्ट दे रहा है जिसे वो मानता है। जुनवो कहता है कि अच्छा है कि वो माहौल को समझ रहा है, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग है। वो कहता है कि वो सुपर फिक्सेटिव टाइप का है और बताता है कि डोंगयन हाई को उसने ले लिया है। चंसू कहता है कि उसे नहीं पता कि जुनवो क्या कह रहा है। वो कहता है कि अगर बात हो गई हो तो वो अब चलेगा और प्रेसिडेंट को मिलकर खुशी हुई। जैसे ही वो जाने के लिए उठता है, चंसू एक बार फिर झुकता है और वहाँ से चला जाता है। जुनवो अपने मन में सोचता है, किम चंसू, अगली बार जब हम मिलेंगे तुम अपना स्ट्रेट फेस मेंटेन नहीं कर पाओगे। चंसू के जाने के बाद जुनवो एक लंबी सांस लेता है। वो सोचता है कि उसे चिंता थी कि 2 साल हो गए हैं, शायद उसे गुस्सा ना आए या वो चंसू को देखकर डर जाए। वो हंसता है और सोचता है कि उसकी चिंता बेकार थी। वो गुस्से में मुस्कुराते हुए कहता है कि चंसू का चेहरा देखकर उसे गुस्सा आता है। एक कार में चंसू फोन पर है। दूसरी तरफ से कोई पूछता है कि वो अब क्या करेगा। क्या वो पार्क हांजुन और ओ जुनवो को ऐसे ही छोड़ देगा? चंसू कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर उन्होंने आग लगाई है तो उन्हें भी जवाब देना चाहिए। वो ऑर्डर देता है, तैयार रहो। वो कहता है कि ये फाइट शायद साउथ कोरिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट होगी। सीन बदलता है और एक आलीशान बिल्डिंग के अंदर नेक्सस के सभी ब्रांच मैनेजर्स की एक मीटिंग हो रही है।
ग्योंगी ब्रांच का मैनेजर चॉय तैसू पूछता है कि इस अर्जेंट कॉल का क्या मतलब है, क्योंकि उसका एक स्केड्यूल है, इसलिए जल्दी करने को कहता है। गैंगवॉन ब्रांच का मैनेजर किम जी ह्योक कहता है कि वो वही करते हैं जो उन्हें ऑर्डर दिया जाता है। चंग चियांग ब्रांच का मैनेजर ली मूनगिल आराम से कहता है, वेल इट हैपेंस। जोला ब्रांच का मैनेजर जो चेनक्यू शांति से ड्रिंक पीते हुए कहता है कि सोल का व्यू अच्छा है तो कंप्लेन क्यों करना। ग्योंगसंग ब्रांच का मैनेजर बैक डोंगचेन चुपचाप सब कुछ सुन रहा होता है। इंचन ब्रांच का मैनेजर नाम इंसू भी सीरियस होकर बैठा हुआ है। चॉय तैसू सीधे मुद्दे पर आते हुए कहता है कि उन सबके यहाँ होने की वजह पार्क हंजुन है ना। वो आगे पूछता है कि क्या चंसू ने उसे अपने पैसों से एक लूजर नहीं बना दिया था। ये सुनकर बैक डोंगचन कहता है कि आखिर ये पार्क हंजुन है कौन जिसके लिए उन सबको सोल बुलाना पड़ा। ये सुनकर ली मूनगिल हंसता है और कहता है कि ओ हाँ, बैक को तो नहीं पता होगा क्योंकि बैक ने नेक्सस पिछले साल ही ज्वाइन किया था। वो आगे कहता है कि अगर बैक को कुछ भी नहीं पता तो ये थोड़ा अजीब होगा, इसलिए वो उसे सब कुछ बताता है। वो बताता है कि 2 साल पहले पार्क हंजुन नाम का एक सुपर डेंजरस लड़का था। वो सोल के एक छोटे से इलाके का हेड था। वो कहता है कि नेक्सस ने सोल के बाहर सहित आसपास के सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इसके बावजूद उन्हें पार्क हंजुन के इलाके पर कब्जा करने में बहुत मुश्किल हुई। वो कहता है कि ये बहुत एम्बैरेसिंग था। इतना ही नहीं, बाकी इलाकों के गुंडों ने पार्क हंजुन को देखा और उन्हें उम्मीद मिल गई और इस वजह से नेक्सस पर कई अटैक्स हुए। इसलिए उन्होंने पार्क हंजुन को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो कहता है कि अगर सब कुछ बिना प्रॉब्लम के खत्म हो जाता तो वो आज यहाँ नहीं होते। कुछ ऐसा हुआ जो उनकी उम्मीद से परे था। वो बताता है कि उनके पास ज्यादा लोग होने के बावजूद वो लड़ाइयाँ हारते रहे। इतना ही नहीं, नेक्सस बर्बाद होने की कगार पर आ गया था। बैक हैरानी से पूछता है, ये पॉसिबल है? ली मूनगिल कहता है कि हाँ, अगर तुमने उस हरामी को लड़ते हुए देखा होता। वो हंजुन को एक क्रेजी मॉन्स्टर कहता है। ये सुनकर बैक डोंगचन गुस्से में कहता है कि तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कमजोर थे? ली गिल उस पर चिल्लाता है कि ज्यादा होशियार मत बन और अपनी औकात में रहे। चॉय तैसू फिर कहता है कि सच कहूँ तो उसने भी यही सोचा था, लेकिन वो 2 साल पहले की बात है। वो कहता है कि उसे लगता है कि नेक्सस पार्क हंजुन जैसे मामूली मामले पर ओवर रिएक्ट कर रहा है। जो चेनक्यू उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। वो आगे कहता है कि भले ही ये टाइम वेस्ट लगे, लेकिन ये दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन बन सकता है। तभी किम चंसू वहाँ आता है और सबसे पूछता है कि क्या सब आ गए हैं। वो सडन कॉल के लिए माफी मांगता है और कहता है कि इसके बाद वो सब साथ में खाना खाएंगे। वो कहता है कि वो सब जानते हैं कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। पार्क हंजुन ने अपनी चाल चल दी है। वो ऐलान करता है कि उसे लगता है जंग ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। वो कहता है कि भले ही ये फैसला उसका है, लेकिन सबके सामने ये फैसला लेना कॉमन डिसेंसी है। चॉय ताइसू पूछता है कि क्या जंग सच में सही कदम है। वो कहता है कि उसे लगता है कि वो लोग सिर्फ एक स्कूल पर कब्जा होने पर ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। ये सुनकर चॉनसू गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें लगता है मैं हंगामा कर रहा हूँ? तभी नाम इंसू, इंचुन का मैनेजर, कहता है कि उसे नहीं लगता कि चॉनसू हंगामा कर रहा है। वो कहता है कि उसे हांजुन से निपटने दो। चॉनसू पूछता है कि क्या वो ठीक रहेगा, क्योंकि पिछली बार चॉनसू ने जो तरीका इस्तेमाल किया था वो शायद दोबारा इतनी आसानी से काम ना करे। वो बताता है कि हांजुन के पास एक बेनिफैक्टर है, इसलिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। नाम इंसू कहता है, तैयारी? जब से मुझे ये घाव मिला है एक पल भी ऐसा नहीं गया जब मैं तैयार ना था। चॉनसू मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, नाम इंसू का पार्क हांजुन से पुराना झगड़ा है और वो उस पर भरोसा कर सकता है, इसलिए वो फेवर में वोट करता है। बाकी सब भी फेवर में वोट करते हैं। चॉनसू ऐलान करता है कि तो ठीक है, इंचुन इस मामले को संभालेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद नाम इंसू मन में सोचता है, पार्क हांजुन हरामी। वो अपने गुंडों के पास जाता है और कहता है वो दिन आखिरकार आ गया है, वो दिन जब हम पार्क हांजुन को मार सकते हैं। उसके गुंडे हैरानी से पूछते हैं कि क्या वो सच कह रहा है, क्या वो सच में हांजुन को मार सकते हैं। सीन बदलता है और दिन के वक्त ओ जुनवू और पार्क हांजुन शहर की सड़कों पर चल रहे हैं। वो उस पुराने टूटे हुए घर के पास पहुंचते हैं जिसके बाहर पुलिस टेप लगी है। जुनवू पूछता है कि क्या हांजुन को बुरा नहीं लगता। वो कहता है कि वो हांजुन के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन हांजुन उसके बारे में कुछ नहीं जानता, जैसे कि उसके पास इतना पैसा कैसे आया, वो किम चेन सू से नफरत क्यों करता है और क्यों वो अपने सारे पैसे इस्तेमाल
करके बदला लेना चाहता है। हानजुन शांति से उसे देखता रहता है। जुनवो उससे अंदर आने को कहता है। घर के अंदर वो दोनों एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। जुनवो कहता है कि उसे लगता है अब हानजुन को बताने का वक्त आ गया है। वो शुरू करता है, पहली बात, जो पैसा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है। हानजुन हैरानी से देखता है। जुनवो बताता है कि ये पैसा असल में इस घर के मालिक का है। फिर जुनवो 2 साल पुरानी कहानी सुनाना शुरू करता है। एक फ्लैशबैक में एक यंग जुनवो जो उस वक्त अलग दिखता था सड़क पर चल रहा है। उसका दोस्त ह्योक दौड़ते हुए आता है, उसे चिढ़ाते हुए कहता है, ओए बेवकूफ, तुझे किसने कहा मुझसे आगे जाने को? जुनवो बताता है कि उसका एक दोस्त था, एक ऐसा दोस्त जिसे वो इतने लंबे समय से जानता था कि उसे याद भी नहीं कि वो दोस्त कब बने। वो बताता है कि वो एक दूसरे से लड़ते थे और अगले दिन सब भूल जाते थे। एक ऐसा दोस्त जो परिवार जैसा था। एक और फ्लैशबैक में दोनों दोस्त लैपटॉप्स पर काम कर रहे हैं। ह्योक कहता है कि ये कंप्लीट हो गया, एक AI स्टॉक्स ट्रेडर। मुझे लगता है डिजाइन अमेजिंग है। जुनवो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि डिजाइन तो बेकार है। ह्योक उसे चुप रहने को कहता है। वो बताता है कि उनका बनाया AI फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मार्केट साइज, पॉलिसी और कई तरह की डील्स को डिस्प्ले करता था, यहाँ तक कि कुछ कंपनीज के विजन और कंज्यूमर्स के रिएक्शंस भी। ये हर तरह से फूल प्रूफ था और अगर फेल भी हो जाए तो हर आउटकम के लिए एक प्लान था। जुनवो कहता है कि ह्योक ने ये सब अकेले कोड किया और मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में सब कुछ सीखा। वो मानता है कि डिजाइन बेकार है लेकिन फंक्शन इंटरेस्टिंग लगता है। फिर वो कहता है कि एक इशू है, ये सब तुम्हारे यानी पार्क हानजुन के नेक्सस से हारने के बाद हुआ। जुनवो बताता है कि नेक्सस से हारने के बाद सब उनके शिकार बन गए। एक फ्लैशबैक में नेक्सस के गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्होंने असेंबल होने का ऑर्डर नहीं सुना। वो लोग उन्हें मारने लगते हैं। जुनवो बताता है कि नेक्सस अनअप्रूव्ड ग्रुप्स को तोड़ रहा था, लेकिन जुनवो कहता है कि वो उसकी पर्सनालिटी जानता है। वो चुपचाप बैठकर किसी 3rd ग्रेड के गुंडे से मार नहीं खा सकता। फ्लैशबैक में जुनवो भी गुंडे पर चेयर से हमला कर देता है। वो कहता है कि उसका दोस्त भी उसके जैसा ही था और वो भी एक गुंडे को मारते हुए चिल्लाता है, तू मेरे दोस्त को क्यों मार रहा है हरामी? जुनवो बताता है कि वो लड़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन वो जंगली कुत्तों की तरह लड़े। उन्हें लगा कि अगर वो पागलपन दिखाते रहेंगे और उन्हें थका देंगे तो वो उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन जुनवो कहता है कि वो उनसे कहीं ज्यादा क्रेजी निकले। अगले सीन में उनका घर आग में जल रहा है। एक फायर फाइटर जुनवो को पकड़कर कहता है, बेटा आगे जाना खतरनाक है। जुनवो चिल्लाता है, रोता है क्योंकि ह्योक अंदर ही था। अगले सीन में वो गुंडों पर चिल्ला रहा होता है, तुम हरामियों ने उसे मारा है ना? तुम लोग इंसान भी हो हरामियों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? गुंडे शांति से कहते हैं, हमने वहाँ सिर्फ स्मोक किया था, गलती उसकी है कि वो इतना डिसरिस्पेक्टफुल था। जुनवो गुस्से में उन पर हमला करता है, लेकिन वो उसे बुरी तरह से मारकर गिरा देते हैं। जुनवो बताता है कि वो बेबस था, उन्होंने उसके दोस्त को मार दिया और वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। उसने नेक्सस से लड़ने की हिम्मत खो दी थी और उसे इस सब से ठीक होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो सोचता है कि मर जाना ही बेहतर होगा। वो सोचता है कि काश वो सब कुछ रिवर्स कर सके और कभी पैदा ही ना हुआ होता। अपनी इस हालत में वो देखता है कि उनका बनाया हुआ AI ट्रेडर अभी भी चल रहा था। स्क्रीन पर लिखा था कि लर्निंग डेटा स्टोरेज फुल हो गया है और अब वो स्टोर्ड डेटा से ट्रेडिंग कर रहा है। जुनवो सोचता है कि उसे मर तो जाना ही है, तो वो पैसे कलेक्ट करके डोनेट कर देगा। जब वो अकाउंट देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस था जितना उसने कभी सोचा नहीं था। जुनवो बताता है कि उसे खुशी, दुख या शौक से ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि वो ये खुशी दूसरों के साथ नहीं बांट सकता और वही गुस्सा उसके जीने की वजह बन गया। फ्लैशबैक खत्म होता है और जुनवो हानजुन से कहता है कि वो ये पैसा किम चेंसू को नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए अगर हानजुन सारा खर्च भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ह्योक का ही पैसा है। हानजुन पूछता है कि जुनवो उसे ये सब क्यों बता रहा है। जुनवो कहता है कि आसान शब्दों में ये उसे गैसलाइट करने के लिए है ताकि हानजुन नेक्सस को बर्बाद करने का ख्याल कभी ना छोड़ सके। सीन बदलता है और जुनवो कार में चॉय सोह्यून से फोन पर बात कर रहा है। वो कहता है कि उसने हानजुन को अपनी रोने वाली बैक स्टोरी बता दी। सोह्यून हंसती है और कहती है कि ये अनएक्सपेक्टेड था। वो कहती है कि वो हैरान है क्योंकि जुनवो आमतौर पर अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता। वो पूछती है कि क्या जुनवो ने एक नया दोस्त बना लिया है। वो आगे कहती है, लेकिन भूलना मत अगला टारगेट इंचन है। सोह्यून कहती है कि वो सीधे हमला करने वाले टाइप के हैं, इसलिए सावधान रहना। जुनवो कहता है चुप रहो। सोह्यून उसे याद दिलाती है कि ज्यादा सोचने वालों के नेचुरल दुश्मन वो होते हैं जो सोचते नहीं। जुनवो उसकी बातों से अग्री करता है। जुनवो आगे कहता है कि अगर वो सोचने वाले टाइप के होते तो वो हाईवे पर ऐसी पागलपन वाली हरकत नहीं करते। अगले ही पल उनकी कार पर
कई बाइक्स हमला कर देती हैं। उसका ड्राइवर चिल्लाता है, प्रेसिडेंट कस के पकड़ना। कार एक जोरदार आवाज के साथ टकरा जाती है। चोई सेओ ह्यून चिल्लाती है, हेलो ओ जुनवू, वहाँ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ कार के अंदर ओ जुनवू बेहोश पड़ा है। तभी नाम इंसू जुनवू का फोन उठा लेता है। सेओ ह्यून चिल्ला रही होती है। नाम इंसू उससे पूछता है, ओह एक लड़की, क्या तुम इस हरामी की लवर हो? वो आगे कहता है कि वो जरूर बहुत सुंदर होगी इस अमीर हरामी की लवर बनने के लिए। फिर वो गुस्से में कहता है कि वो पार्क हांजुन को जानती है ना? वो उससे हांजुन के लिए एक मैसेज पास करने को कहता है। बाइकर उससे कहता है कि वो ईस्ट इंचियोन जेक्यू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में इंतजार करेंगे। वो कहता है कि अगर सेओ ह्यून हांजुन को बताएगी कि इंचियोन का नाम इंसू उसका इंतजार कर रहा है तो वो समझ जाएगा। कॉल कट जाती है। सेओ ह्यून चिल्लाती है। वो गुस्से में कहती है कि उन हरामियों का दिमाग जरूर खराब हो गया है। वो चिल्लाती है कि वो सुंदर तो है पर वो इस फकर की लवर नहीं है। सीन बदलता है और पार्क हांजुन रात में सड़क पर चल रहा होता है। जुनवू की कई बातें उसके दिमाग में गूंजती हैं कि उसका गुस्सा उसके जीने की वजह बन गया और वो ये पैसा किम चेयनसू को हराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हांजुन याद करता है कि कैसे जुनवू ने कहा कि हांजुन को ये सब बताने की वजह उसे गैसलाइट करना था ताकि वो नेक्सस को बर्बाद करने का इरादा कभी न छोड़े। हांजुन सोचता है कि जुनवू ने अपनी बात साफ कर दी है। हांजुन मन में कहता है कि उसका बीच में हार मानने का कोई इरादा नहीं है। तभी चोई सेओ ह्यून बाइक पर तेजी से आती है और हांजुन को चिल्लाकर बुलाती है। वो हांजुन से कहती है कि बाइक पर बैठ जाओ। वो बताती है कि ओ जुनवू को इंचियोन के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। हांजुन शॉक्ड हो जाता है। सीन एक बड़े से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में शिफ्ट होता है जहां ओ जुनवू को एक कुर्सी से बांधा हुआ है। वो होश में आकर सोचता है, मैं कहाँ हूँ? वो देखता है कि वो एक बड़े से वेयर हाउस में है जहाँ कन्वेयर बेल्ट्स और शेल्फ्स पर डब्बे रखे हैं। वो सोचता है कि क्या ये इंचियोन के हरामी हैं? तभी एक मोटा गुंडा उससे कहता है कि ये फकर जाग गया, क्या उसे दोबारा सुला देना चाहिए? जुनवू मन में सोचता है कि ये मोटा इंचियोन का नंबर 2 पाएक बान जंग है। नाम इंसू जो इंचियोन का नंबर 1 है बान जंग से कहता है कि जुनवू को छोड़ दो, वो सिर्फ पार्क हांजुन के लिए एक चारा है। वो कहता है कि वो उसे थोड़ी देर रखेंगे और बाद में जाने देंगे। ये सुनकर जुनवू जोर से हंसता है। जुनवू उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो बेवकूफ सच में बिना सोचे समझे काम करते हैं। वो कहता है कि उन लोगों ने सच में एक एंटरप्राइज के ओनर को ऐसे ही किडनैप कर लिया। जुनवू कहता है कि उसे मानना पड़ेगा, उसने ये होने की कल्पना भी नहीं की थी। वो कहता है कि अगर वो कर सकता तो उन्हें नौकरी पर भी रख लेता। वो कहता है कि प्लान अच्छा था, लेकिन क्या उन्हें सीन को समझने में गलती नहीं की है? जुनवू उन्हें बताता है कि इंचियोन के गुंडे सबसे कमजोर हैं। वो याद दिलाता है कि सिर्फ 2 साल पहले वो सब पार्क हांजुन के सामने घुटनों पर भीख मांग रहे थे। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि वो पार्क हांजुन को संभाल सकते हैं? बान जंग गुस्सा हो जाता है। नाम इंसू उसे रोकता है और कहता है कि वो कर लेगा। वो जुनवू से कहता है कि जागने के तुरंत बाद वो काफी कुछ बोल रहा है। वो कहता है कि ऐसा लगता है जुनवू इंचियोन के बारे में 1-2 चीजें जानता है, लेकिन वो कहता है कि अगर जुनवू जानने का नाटक कर रहा है तो कम से कम ठीक से तो करे। वो बताता है कि घुटनों पर सिर्फ पिछला लीडर गया था, पूरा इंचियोन नहीं। जुनवू हंसते हुए कहता है कि पिछले लीडर को ये सुनकर दुख होगा। वो पूछता है कि क्या वो दोनों भाई नहीं हैं? जुनवू बताता है कि जहाँ तक उसकी जानकारी है पिछले लीडर ने नाम इंसू को बचाने के लिए घुटने टेके थे। ये सुनकर बान जंग गुस्से में चिल्लाता है, एक और शब्द बोला तो मैं तुझे मार दूंगा। जुनवू उसे उकसाते हुए कहता है, एक और शब्द। बान जंग गुस्से में चिल्लाता है। तभी एक गुंडा दौड़ता हुआ आता है और नाम इंसू से कहता है कि उन्हें खबर मिली है कि पार्क खान जुन आ रहा है। नाम इंसू मुस्कुराता है और कहता है कि बान जंग अपनी ताकत उस पर वेस्ट न करे और उसके बजाय पार्क खान जुन पर इस्तेमाल करे। वो कहता है कि पार्क खान जुन की टाइमिंग काफी अच्छी है। बान जंग गुस्से में जुनवू को एक घूंसा मारता है और जुनवू जमीन पर गिर जाता है। जुनवू जमीन पर पड़ा हुआ कहता है कि कम से कम धीरे तो मारता। नाम इंसू जुनवू के पास जाता है और कहता है कि पिछले इंचियोन के बॉस ने पार्क हान जुन के सामने घुटने टेके थे। वो कहता है कि वो जुनवू को दिखाएगा कि इंचियोन अब बदल गया है। सीन बाहर सड़क पर शिफ्ट होता है जहां हान जुन और सेह्युन बाइक पर हैं। सेह्युन चिल्लाती है, क्या इंचियोन के सारे मोटरसाइकिल वालों को उनके पीछे भेज दिया है? फिर वो देखती है कि बाइकर्स ने उनका पीछा करना बंद कर दिया है। हान जुन सेह्युन को सामने देखने को कहता है। सामने उनका रास्ता पायक बान जंग ने रोक रखा है। सेह्युन चिल्लाती है,
ये क्या जंबो पोक चॉप। वो हानजुन से कहती है, पार्क हानजुन पकड़ो इसे। बान जंग हानजुन से कहता है कि चुप रहो और मेरे पीछे आओ। वो कहता है कि वो उसे अभी मारना चाहते हैं, लेकिन वो डरपोक नहीं है। वो ऐलान करता है कि इंचियोन में लड़ाइयाँ 1 on 1 होती हैं। सीन बदलता है और तीनों एक अंधेरी सुनसान जगह की तरफ चलते हैं। चोई सेह्योन बान जंग को देखकर कहती है, वाओ तुम्हारी बॉडी काफी बड़ी है। वो कहती है कि वो शायद सबसे बड़े इंसान से मिल रही है। वो हैरानी से पूछती है कि एक इंसान की बॉडी इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, और पूछती है कि क्या उसने कभी गलत जड़ी बूटी वाली दवाई पी ली थी। बान जंग शांत रहता है, जिस पर सेह्योन गुस्से में कहती है कि क्या उसे इग्नोर किया जा रहा है। सेह्योन उसे चिढ़ाते हुए पूछती रहती है कि वो हर महीने खाने पर कितना खर्च करता है। वो पूछती है कि क्या उसे अपने बड़े साइज के कारण स्पेशल कपड़े नहीं बनवाने पड़ते, और कहती है कि उसे लगता है कि उसके जूते आम लोगों से 300 गुना बड़े होंगे। बान जंग गुस्से में चिल्लाता है, बस फक अप, बंद कर और मेरे पीछे आओ। सेह्योन कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो बहुत क्यूरियस है। वो कहती है कि वो उससे एक आखिरी चीज पूछेगी। वो पूछती है कि 2 साल पहले जो हुआ था वो उन सब का फैसला था ना। वो कहती है कि इंचियोन के गुंडों ने पार्क हानजुन के सामने घुटने टेकने और न लड़ने का फैसला किया था, है ना। वो आगे पूछती है कि क्या वो अभी भी गुस्से में है, क्योंकि वो उस वक्त हानजुन को लूजर्स की तरह हरा नहीं पाए थे। ये सुनकर बान जंग गुस्से में पलटता है और पूछता है, क्या तुम मुझे अभी उकसा रही हो। वो कहता है कि वो लोगों को मारते वक्त जेंडर की परवाह नहीं करता, और पूछता है कि क्या वो पिटना चाहती है। तभी पार्क हानजुन बीच में आ जाता है और कहता है वो गलत नहीं है। बान जंग गुस्से में कहता है, मैं और नहीं सह सकता। वो हानजुन से कहता है कि नाम इंसू के पास जाने से पहले वो उसे एक छोटा सा सबक सिखाएगा। हानजुन शांति से उसे देखता है। बान जंग अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसे एक सुपर बेबी कहा जाता था। प्यूबर्टी के बाद उसकी हाइट 217 सेंटीमीटर तक पहुंच गई और उसका वेट 243 किलोग्राम हो गया। उसे डॉनकात्सु के नाम से जाना जाने लगा। प्रेजेंट में वापस वो सोचता है कि लेकिन जिंदगी में पहली बार उसे हवा में उड़ा दिया गया था। हानजुन उसे एक जोरदार किक मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके साथ ही गुंडे चिल्लाते हैं और शॉक्ड रह जाते हैं। हानजुन और सेह्योन वेयर हाउस में एंटर होते हैं। वहाँ नाम इंसू के गुंडे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, गाइस तैयार हो जाओ, जब वो पास आएंगे तो हम हमला करेंगे। सेह्योन हंसती है और कहती है कि इंचियोन के गुंडे 1 on 1 लड़ते हैं। माय एस। ओ जुनवू जो जमीन पर पड़ा है हानजुन को आवाज देता है। वो कहता है कि जल्दी करो और मुझे खोलो, मेरी टांगे सुन हो रही हैं। तभी नाम इंसू आगे बढ़ता है और अपने कोट को उतारता है। वो गुंडों से कहता है कि सब पीछे हट जाओ। वो आगे कहता है कि ये पैंक उसका है। नाम इंसू हानजुन के सामने आता है और कहता है, काफी टाइम हो गया पार्क हानजुन। हानजुन उससे पूछता है, तुम नाम मंसू के भाई हो। ये सुनकर नाम इंसू के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो हानजुन पर हमला कर देता है। हानजुन के चेहरे पर एक कट लग जाता है। सेह्योन जो जुनवू के पास बैठी है चिल्लाती है, उससे खून निकल रहा है। नाम इंसू फाइट के लिए तैयार हो जाता है। नाम इंसू कहता है कि अगर बकवास करनी है तो जल्दी करो और लड़ो। वो कहता है कि वो इस दिन का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ हानजुन को पंच करने के लिए खुजली कर रहे हैं। वो कहता है कि अगर हानजुन पहले नहीं आ रहा है तो वो पहला पंच मारेगा। नाम इंसू एक जोरदार पंच मारता है। हानजुन मन में सोचता है, बहुत फास्ट, मैं इससे बच नहीं सकता। पंच हानजुन के चेहरे पर लगता है। नाम इंसू कहता है, पार्क हानजुन, इंचियोन के गुंडों ने जो 2 साल पहले शर्म झेली थी, मैं आज तुमसे उस सब का बदला लूंगा। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे पर अटैक्स करते हैं, लेकिन नाम इंसू हानजुन के अटैक्स को काउंटर करते हुए कहता है कि बहुत स्लो। वो हानजुन के फेस पर एक जोरदार पंच लैंड करता है। वो मन में सोचता है कि अगर वो इस तरह गुस्से में आ गया तो शांत होना मुश्किल होगा। नाम इंसू हानजुन से कहता है, उठो, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। सीन एक फ्लैशबैक में जाता है जहां नाम इंसू एक पंचिंग बैग को जोर से मार रहा है। वो मन में सोचता है कि वो वहां था जब इंचियोन के गुंडों को पार्क हानजुन के सामने घुटने टेकने पड़े थे। वो कहता है कि वो एक दिन के लिए भी आलसी नहीं हो सकता। वो बताता है कि उस वक्त वो इतना शर्मिंदा हुआ था कि वो आराम करने का सोच भी नहीं सकता। वो याद करता है कि इंचियोन एक ऐसा इलाका जो देश में फाइटिंग में सबसे अच्छा होने पर गर्व करता था। उसे पार्क हानजुन के सामने बिना लड़े घुटने टेकने पड़े। उस शर्म को वो कभी नहीं भूल सकता। नाम इंसू जो एक जीनियस बॉक्सर के रूप में जाना जाता था, बॉक्सिंग छोड़ देता है। वो कहता है कि बॉक्सिंग बोरिंग है क्योंकि वो बॉक्स करना नहीं बल्कि लड़ना चाहता था। उसके बाद वो एक जिम में जाता है जहां कुछ गुंडे एक आदमी को
उसको बुली कर रहे होते हैं। एक गुंडा उससे कहता है, ओए बच्चे, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। नाम इंसु उसे मारता है और कहता है, एक सैंडबैग के हिसाब से तुम बहुत बोलते हो। फिर वो सबको चैलेंज करते हुए कहता है, आ जाओ हरामियों। नाम इंसु बताता है कि 2 सालों में उसने 27 स्कूल्स और 13 जिम्स को तबाह कर दिया और 4 गैंग्स को डिसबैंड कर दिया। वो कहता है कि वो असली फाइट से स्ट्रॉन्ग बना। ये सब कुछ उसने पार्क हान जुन से अपना बदला लेने के लिए किया। सीन प्रेजेंट में वापस आता है। हान जुन और नाम इंसु आमने सामने हैं। नाम इंसु हान जुन पर अटैक्स करते हुए मन में सोचता है, लेकिन ये हरामी ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो सोचता है कि अगर हान जुन इतना कमजोर है तो वो इंचियोन की शर्मिंदगी का मजाक उड़ा रहा है। वो हान जुन पर चिल्लाता है, तुम मेरे गुस्से का मजाक उड़ा रहे हो। वो जुनवू और चोई सेयोहन जो दूर से देख रहे हैं हैरान हैं। सेयोहन पूछती है कि क्या हो रहा है, पार्क हान जुन हार क्यों रहा है। वो कहती है कि वो इस तरह से कैसे हार सकता है। जुनवू कहता है कि अभी के लिए इंतजार करो और देखो। वो बताता है कि हान जुन को हायर करने से पहले उसने कुछ रिसर्च की थी और उसे एक शॉकिंग फैक्ट पता चला। पार्क हान जुन एक जिम डायरेक्टर का बेटा है। उसने कभी कोई मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी, उसने सिर्फ अपनी फिजिकल एबिलिटीज को ट्रेन किया है। जुनवू कहता है कि हान जुन नेचुरल स्ट्रेंथ, स्टैमिना और अडेप्टेबिलिटी के साथ पैदा हुआ है और इसी वजह से उसने नेक्सस को लगभग तोड़ दिया था। जुनवू आगे कहता है कि जिस पल हान जुन नाम इंसु को समझ जाएगा वो बाजी पलट देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाम इंसु भी ये जानता है। जुनवू बताता है कि ग्लव से लगे घाव और खाली हाथों से दिए गए घाव अलग होते हैं। एक बॉक्सर के विदाउट ग्लव्स के पंचेस इंसान के मांस को फाड़ने के लिए काफी हैं। नाम इंसु इसी चीज का फायदा उठा रहा है। सेकंड राउंड की तैयारी में वो पार्क हान जुन पर डैमेज जमा कर रहा है। सीन दोबारा फाइट पर शिफ्ट होता है। नाम इंसु हान जुन पर भारी पड़ रहा होता है। वो हान जुन से कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हारे पंचेस इतने वीक क्यों हैं? हान जुन आगे बढ़कर नाम इंसु को पकड़ लेता है। नाम इंसु पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो पूछता है कि क्या हान जुन को लगा कि क्योंकि वो एक बॉक्सर है तो हान जुन उसे जमीन पर गिराकर जीत जाएगा। वो कहता है कि हान जुन इतना बेवकूफ तो नहीं है ना? हान जुन उसे उठाने लगता है। नाम इंसु हैरानी से सोचता है, क्या क्रेजी स्ट्रेंथ है, ये मेरी बॉडी को सिर्फ अपने अपर बॉडी के कोर स्ट्रेंथ से पीछे धकेल रहा है। वो सोचता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो पीछे पोल्स में जा टकराएगा। नाम इंसु कहता है कि उसने अब तक सिर्फ बॉक्सिंग का इस्तेमाल किया क्योंकि बॉक्सिंग उसका बेस है, लेकिन वो कहता है कि वो एक नेचुरल स्ट्रीट फाइटर है। वो हान जुन को उठाकर जमीन पर पटक देता है। उसके गुंडे चिल्लाते हैं, अब इसे खत्म करने का टाइम है। वो कहते हैं कि उसे इंचियोन की प्राइड वापस लानी है। नाम इंसु कहता है कि अभी तो सिर्फ फर्स्ट राउंड खत्म हुआ है। वो कहता है, पार्क हान जुन, मैं जानता हूँ तुम इस तरह नहीं हारोगे। लेकिन वो बताता है कि हान जुन की आंखों से खून बह रहा है और ये खून धीरे धीरे उसकी आई साइट को इफेक्ट करेगा, उसका बैलेंस बिगड़ेगा और वो डल हो जाएगा। वो कहता है कि ये फाइट जितनी लंबी चलेगी उतना ही उसे फायदा होगा। ये कहते हुए वो हान जुन पर अटैक करता है, पर हान जुन उसके अटैक को डॉज करके उसके फेस पर एक पावरफुल पंच लैंड करता है। नाम इंसु सोचता है कि क्या सच में इसने मेरे पंच को डॉज किया या ये सिर्फ लक था, बट जो भी हो इसकी स्ट्रेंथ बहुत क्रेजी है। हान जुन उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। ओ जुनवू जो इस फाइट को देख रहा है बताता है कि नाम इंसु की स्पीड ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे फास्ट है, लेकिन जैसा उसने सोचा था पार्क हान जुन एक मॉन्स्टर है। जुनवू समझाता है कि भले ही हान जुन के ओपोनेंट के पास स्पीड का एडवांटेज हो, लेकिन हान जुन के पास इतनी ज्यादा पावर है कि उसे सिर्फ स्पीड से हराना पॉसिबल नहीं है। चोई सेयोहन जो जुनवू के साथ खड़ी है पूछती है कि तो फिर हान जुन अब तक मार क्यों खा रहा था? जुनवू कहता है कि वो पर्टिकुलरली मार नहीं खा रहा था, वो अपने जिस्म के जरिए सीख रहा था नाम इंसु का पैटर्न और स्पीड। वो बताता है कि उनका ओपोनेंट नाम इंसु इन फाइटर और आउट बॉक्सर के बीच आसानी से स्विच कर सकता है। सीन वापस फाइट पर आता है। हान जुन नाम इंसु को बुरी तरह पीट रहा होता है। नाम इंसु सोचता है, पार्क हान जुन हर बार जब मैं अटैक करता हूँ वो मेरा पैटर्न समझ जाता है। वो गुस्से में सोचता है कि उसने एक पागल कुत्ते की तरह मेहनत की है और हान जुन ने उससे पहले ही समझ लिया। वो चिल्लाता है, क्या इसी को लोग टैलेंट कहते हैं? लेकिन मैं अभी हारा नहीं हूँ। वो और तेजी से हमला करने की सोचता है और हान जुन पर और स्पीड के साथ अटैक कर देता है। वो कहता है कि उसे और तेज होना पड़ेगा जब तक कि वो हरामी उसके साथ कीप अप ना कर पाए, बट फिर भी एक मैसिव पंच के साथ हान जुन नाम इंसु को लगभग नॉकआउट कर देता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नाम इंसु
का भाई मनसू उसे समझाता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा, भले ही उसे अपनी प्राइड ही क्यों ना छोड़नी पड़े, क्योंकि अगर वो अपनी कीमती चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो सबसे दुखी इंसान बन जाएगा। प्रेजेंट में हान जुन नाम इंसू को मार ही रहा होता है। एक और फ्लैशबैक, नाम इंसू अपने भाई मनसू पर हान जुन के सामने नील डाउन ना होने के लिए चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि अगर मनसू हार जाएगा तो वो सब भी हार जाएंगे। वापस प्रेजेंट में हान जुन ने नाम इंसू को मारते मारते उसकी हालत खराब कर दी है, जिससे देख के इंचियोन के गुंडे गुस्सा हो जाते हैं। एक गुंडा पाइक बानजंग से कहता है कि क्या वो सिर्फ देखता रहेगा। सीन दोबारा नाम इंसू पर आता है, जो मार खाने की वजह से खून से लथपथ हो चुका है। वो मन में सोचता है कि क्या उसके भाई मनसू ने भी यही देखा था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। वो सोचता है कि हान जुन डरावना है, उसे डर लग रहा है। वो सोचता है कि सच कहूँ तो वो भागना चाहता है, लेकिन अगर वो भाग गया तो बाकी सबका क्या होगा। इतने में इंचियोन के बाकी गुंडे भी हान जुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पाइक बानजंग चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि पार्क हान जुन को मार डालो, बट तभी नाम इंसू चिल्लाकर उन्हें रोकने के लिए कहता है, और कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सब शॉक रह जाते हैं। नाम इंसू नील डाउन करते हुए हान जुन से कहता है कि मैं हार मानता हूँ। वो उस पल को याद करता है जब उसने अपने भाई को पार्क हान जुन के सामने घुटने टेकते हुए देखा था। वो सोचता है कि उस वक्त वो बहुत शर्मिंदा हुआ था, क्योंकि जिस आदमी की वो इज्जत करता था उसने इतनी आसानी से हार मान ली थी। लेकिन अब वो कहता है कि वो आखिरकार समझ गया है कि उसके भाई ने अपना सर क्यों झुकाया था। वो उस अकेलेपन को, उस बोझ को समझ गया है जिसे कोई नहीं समझ सकता था। उसने ये सब पार्क हान जुन के लिए नहीं, बल्कि उन सबको बचाने के लिए किया था। प्रेजेंट में नाम इंसू हान जुन के सामने घुटने टेक देता है। उसके गुंडे ये देखकर चिल्लाते हैं, नाम इंसू खड़े हो जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। एक गुंडा कहता है कि आखिर में वो भी पुराने इंचियोन लीडर जैसा ही निकला। वो उस पर चिल्लाता है, खड़ा हो जा पंख। तभी ओ जुनवू कहता है, अपना दिमाग इस्तेमाल करो बेवकूफों। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्हें नहीं पता कि नाम इंसू ने ये सब उनके लिए किया है। वो आगे कहता है कि हान जुन को फाइट करते हुए देखने के बाद क्या उन्हें सच में लगा कि वो उससे जीत सकते हैं। जुनवू कहता है कि ये लड़ाई उसने जीती है जो अभी भी खड़ा है, और उन्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। जुनवू नाम इंसू से कहता है कि वो अपना सर उठाए। अगले ही पल जुनवू नाम इंसू को एक जोरदार पंच मारता है। नाम इंसू चिढ़ जाता है। जुनवू कहता है कि ये उसे किडनैप करने के लिए था। वो कहता है कि अब वो राहत महसूस कर रहा है और ये उसका बदला है। वो कहता है कि वो पुलिस को रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन अब ये काफी है। जुनवू नाम इंसू से पूछता है कि वो नेक्सस के बहुत कर्जदार हैं, है ना? वो कहता है कि सिर्फ इंचियोन ब्रांच ही नहीं, बल्कि उनमें से हर एक के अपने मामले हैं, और उन मामलों को सुलझाने के लिए नाम इंसू इंचियोन का लीडर बना, जिसे नेक्सस से पैसा उधार लेना पड़ा। जुनवू बताता है कि उसने सारा पैसा चुका दिया है। सब गुंडे शॉक रह जाते हैं। सीन वेयरहाउस के बाहर आता है। सब लोग अब बाहर आ चुके हैं। अब नाम इंसू हैरानी से पूछता है कि जुनवू ने सारा पैसा क्यों चुकाया। जुनवू कहता है कि अगर वो नहीं चुकाता तो वो लोग नाम इंसू को परेशान करना बंद नहीं करते, है ना? जुनवू आगे कहता है कि क्या उन्हें लगता है कि वो एक पागल है जिसने ऐसे ही पैसे दे दिए। वो बताता है कि टेक्निक स्कूल जल्द ही उन सबको टेक्स्ट करेगा, क्योंकि उसने उन सब की ट्यूशन फीस भर दी है। वो उन्हें वहाँ पढ़ाई करने, ग्रेजुएट होने, मेहनत से काम करने और फिर उसे पैसे वापस करने को कहता है। वो कहता है कि वो जानता है कि वो नेक्सस का लोन चुकाने के लिए डिलीवरी से लेकर मजदूरी तक सब कुछ करते हैं। वो मानता है कि ये उन सब के लिए मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि वो सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसने उनकी मदद करने का सोचा। ये सुनकर सेओhyun चिढ़ाते हुए कहती है कि ओह, जुनवू का चेहरा लाल हो रहा है। जुनवू उससे हटने को कहता है। नाम इंसू सिर झुकाए थैंक यू कहता है। वो कहता है कि वो किसी के एहसान तले नहीं जी सकता और वो पैसे जरूर वापस करेगा। जुनवू कहता है, मेरा मूड मत खराब करो और दफा हो जाओ। जुनवू हान जुन और सेओhyun के साथ जाने लगता है। नाम इंसू अपने गुंडों से कहता है और कहता है कि शर्मिंदा मत हो, हारने वाला वो है। वो कहता है कि उन्हें डिसअपॉइंट करने के लिए वो माफी चाहता है और वो उन्हें फिर कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो ऐलान करता है कि अब से इंचियोन नेक्सस से अलग हो जाएगा। वो कहता है, चलो अपना सर उठाकर जीते हैं। उसके सारे गुंडे जोश में यस चिल्लाते हैं। सीन जुनवू के ऑफिस में शिफ्ट होता है। जुनवू सबसे कहता है, अच्छा काम किया सबने, लेकिन वो देखता है कि सेओhyun अजीब तरह से बिहेव कर रही है। वो पूछता है कि उसे आज क्या हो गया है। सेओhyun अपने फोन को देखते हुए, जिसमें ओ जुनवू से 40 लाख वॉन ट्रांसफर होने का मैसेज है, वो खुशी से चिल्लाती है, लॉन्ग लिव CEO
ओ जुनवू। वो कहती है कि काश इंचॉन के गुंडे ओ जुनवू को हर दिन किडनैप करें। जुनवू गुस्से में कहता है कि जिस ओ जुनवू की वो बात कर रही है वो उसके सामने ही है, इसलिए उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। सेओह्योन माफी मांगती है लेकिन कहती है कि वो अभी बहुत खुश है। सेओह्योन अचानक हानजुन से कहती है कि उसकी पीठ सच में बहुत चौड़ी है। वो पूछती है कि क्या वो इस वीकेंड फ्री है और क्या वो उसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहेगा। सीन चेंज होता है। सेओह्योन, हानजुन, अंजुनवू शॉपिंग पर आए होते हैं। सेओह्योन हानजुन के नए लुक पर कमेंट करते हुए कहती है कि उसे ये पसंद आया और पूछती है कि क्या ये क्यूट नहीं है। वो हानजुन से कहती है कि आजकल बैंडिट्स पॉपुलर हैं। वो देखती है कि हानजुन इससे खुश नहीं लग रहा है और पूछती है कि क्या वो कुछ और ट्राई करना चाहता है। फिर वो उसे एक रॉकर जैसे कपड़े पहनाती है और चिल्लाती है, द क्रेजी बॉय बैंड मेंबर पार्क हानजुन। वो कहती है कि वो सच में एक रॉकर लग रहा है। वो हंसती है और हानजुन से एक कूल म्यूजिशियन वाला पोज देने को कहती है। हानजुन कैमरा में एक गुस्से वाला चेहरा बनाता है। सेओह्योन थोड़ा डरते हुए पूछती है, क्या तुम डेथ मेटल करते हो? तभी ओ जुनवू जो उनके साथ है कहता है कि मजाक बंद करो, हानजुन इतनी देर से सह रहा है। सेओह्योन कहती है कि ठीक है, वो बंद कर देगी। वो कहती है कि चलो कुछ सिंपल ढूंढते हैं। जब हानजुन एक सिंपल काली शर्ट पहनकर बाहर आता है तो सेओह्योन ब्लश करने लगती है। वो कहती है कि ये हानजुन पर उसकी सोच से ज्यादा सूट कर रहा है। वो कहती है कि वो उसके लिए कुछ और कपड़े खरीद देगा तो वो आगे से वही पहने। जब वो स्टोर से निकल रहे होते हैं तो दो विदेशी आदमी उन्हें देखते हैं। एक कहता है, वाओ, उस औरत को देखो। दूसरा कहता है कि वो 520 के फॉलोअर्स वाली चोई सोह्योन है ना? पहला आदमी कहता है कि उसका फिगर ऑसम है। वो सोचता है कि क्या उसे सेओह्योन को पटाना चाहिए। दूसरा कहता है कि क्या ये पॉसिबल है, वो एक इन्फ्लुएंसर है। पहला आदमी कहता है, डोंट वरी माय मैन। वो कहता है कि अगर वो ऐसे एंचोवीज के साथ घूम रही है तो उसके स्टैंडर्ड जरूर लो होंगे। वो कहता है कि कम से कम उसके लेवल का तो होना चाहिए उसके साथ घूमने के लिए। वो आगे कहता है कि उससे फॉलोअर्स तो मिल गए लेकिन उसकी पर्सनालिटी सिर्फ एक खिलौना है। दूसरा आदमी उसकी कॉन्फिडेंस की तारीफ करता है और पहला कहता है कि इंतजार करो, वो उसे लेकर आएगा। वो सेओह्योन के पास जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी मिस। वो कहता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है और उसे एक अच्छी जगह पता है जहां वो जा सकते हैं। सेओह्योन नीचे से ऊपर देखते हुए बोलती है, व्हाट द फक। आदमी उसके गुस्से को देखकर मन में सोचता है कि इसमें मजा आएगा। वो कहता है, ऐसे मत बनो मिस, कम प्ले विद मी। लेकिन सेओह्योन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो अपना हाथ कहाँ रख रहा है। सेओह्योन कहती है कि उसने रास्ते में उनकी सारी बातें सुन ली थीं। वो पूछती है, खिलौना, तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? वो कहती है, फक ऑफ यू ट्रैश। आदमी गुस्से में उसे बिच कहता है और अटैक करते हुए कहता है कि वो टॉपिक जानती भी है या नहीं। वो कहता है कि वो तो उसके साथ खेलने वाला था। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, हानजुन एक जोरदार पंच उसके फेस पर मारता है। दूसरा आदमी चिल्लाता है और अटैक करने आता है। हानजुन उसे भी एक पंच में ढेर कर देता है। दोनों विदेशी जमीन पर पड़े हैं और चिल्ला रहे हैं, हेल्प। वो माफी मांगने लगते हैं। हानजुन उनसे कहता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती। एक आदमी कहता है कि लेकिन उसने अभी कोरियन में बात की। स्टोर की एम्प्लॉय बाहर आती है और कहती है कि वो स्टोर में ये सब नहीं कर सकते। वो कहती है कि रुको, वरना वो पुलिस को कॉल करेगी। सेओह्योन उससे कहती है कि कुछ नहीं है और इनकन्वीनियंस के लिए माफी मांगती है। जुनवू कहता है कि ये ठीक नहीं है। उसे लगता है कि स्टोर कॉम्पेंसेशन मांगेगा। हानजुन और सेओह्योन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जुनवू उन्हें देखकर कहता है, नेवर माइंड, यू डिड ग्रेट, और बात को टाल देता है। सीन नेक्सस प्ले जोन नाम के एक कसिनो में शिफ्ट होता है। वहाँ नेक्सस के कुछ लोग हैं। चोई ताइसू, प्ले जोन का हेड ब्रांच, पूछता है, इंचियोन को ड्रॉप कर दिया गया? वो कहता है कि वो इंचियोन के गुंडों से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। फोन पर आदमी जो दूसरी तरफ है कहता है कि उस ओ जुनवू या ओ वू जुन, जो भी नाम है, उसमें गट्स हैं। वो कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने इंचियोन के सारे कर्जे चुका दिए। ताइसू कहता है कि वो भी एक मूव ले रहे हैं, इसलिए पार्क हानजुन की चिंता ना करे। वो कहता है कि वो काम कर रहा है, इसलिए अब फोन रखेगा। कॉल के बाद ताइसू अपने पास बैठी एक औरत से कहता है, कॉल में थोड़ा टाइम लग गया है ना, आई एम सॉरी। वो उससे कहता है कि चलो आखिरी कार्ड खोलते हैं। जब कार्ड खुलता है तो वो 10 खुलता है। औरत चिल्लाती है। ताइसू कहता है कि टोटल 22 है। वो उससे कहता है कि ये उसकी तीसरी बैंक्रप्सी है और उसने 120 मिलियन से ज्यादा का कर्ज ले लिया है, जो लिमिट से ज्यादा है। वो कहता है कि गेम इंटरेस्टिंग था। फिर वो अपने आदमियों से कहता है, चलो इसे दिखाते हैं कि हम अपना काम कैसे खत्म करते हैं। औरत
चिल्लाती है, नहीं, लेकिन फिर भी ये अचानक है। उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाती है, 1 सेकंड रुको, मुझे जाने दो। वो कहती है, मैं करूंगी, मुझे बस ये करना है ना? मैं वही करूंगी जो तुमने पिछली बार कहा था। तायसू उससे पूछता है, तुम इससे ठीक रहोगी? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दोनों क्लोज थे? औरत रोते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ। तायसू उसे कार्ड देते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने चॉइस पर पछताओगी नहीं। उस कार्ड पर सेओ ह्यून की फोटो है। सीन बदलता है और किम डोंग ह्यून, जिसके चेहरे पर पसीना है, हॉस्पिटल के जिम में रिहैबिलिटेशन के लिए एक्सरसाइज कर रहा है। एक औरत, शायद एक नर्स या थेरेपिस्ट, उससे कहती है कि डोंग ह्यून वो फिर से ये कर रहा है। वो कहती है कि रिहैबिलिटेशन के दौरान ओवर एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं है। डोंग ह्यून सांस लेते हुए कहता है कि वो 2 सेट्स और करेगा। औरत उस पर चिल्लाती है कि वो नहीं कर सकता और उसे नीचे आने को कहती है। तभी ओ जुनवू वहाँ आता है और डोंग ह्यून से पूछता है कि क्या उसकी सर्जरी ठीक से हो गई। डोंग ह्यून जो अब नीचे खड़ा है कहता है, यस, तुम्हारी वजह से। जुनवू उससे पूछता है कि उसकी रिहैब कैसी चल रही है। डोंग ह्यून कहता है, थैंक्स, मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगा। जुनवू हंसते हुए कहता है कि ये कुछ नहीं है, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो डोंग ह्यून के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर डोंग ह्यून प्रेस्ड फील कर रहा है तो उसे नेक्सस से लड़ने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि डोंग ह्यून जो चाहे कर सकता है। डोंग ह्यून जुनवू के इस जेस्चर से थोड़ा हैरान शांति से कहता है, थैंक यू। वो कहता है कि नेक्सस के साथ उसका रिश्ता तभी खत्म होगा जब वो फाइट जीतेगा। वो कहता है कि उनसे लड़ना उसकी अपनी मर्जी है। जुनवू मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें अपनी रिहैब जल्दी पूरी करनी चाहिए। सीन जुनवू के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां वो पार्क हानजुन से कहता है, वेल, ये है किम डोंग ह्यून की सिचुएशन। हानजुन कहता है, ये सुनकर अच्छा लगा। जुनवू खड़ा होता है और कहता है, ओके, किम डोंग ह्यून के ठीक होने के लिए बस इतना ही काफी है, अब हमें काम पर लग जाना चाहिए। जुनवू बताता है कि जैसा कि उम्मीद थी, इंचियोन ने सबसे पहले अपनी चाल चली। वो कहता है कि इसका मतलब उनका अगला ओपोनेंट वो आदमी है जिसने इंचियोन को पैसे उधार दिए थे, प्ले जोन का हेड ब्रांच चोई तायसू। जुनवू हानजुन को बताता है कि ये जरूर पहली बार होगा जब उसने तायसू का नाम सुना होगा। वो समझाता है कि तायसू नेक्सस के कैपिटल का सबसे बड़ा पिलर है और उसका काम लोन बिजनेस से पैसा इकट्ठा करना है। जुनवू कहता है कि तायसू वो पहला आदमी है जिसे उन्हें हटाना होगा। जुनवू आगे कहता है कि उससे पहले उन्हें किसी से मिलने की जरूरत है। सीन एक अलग कमरे में जाता है, जहां जुनवू एक आदमी से कहता है, आपके कोऑपरेशन के लिए शुक्रिया। वो आदमी एक चेयर पर बैठा है, डर से कांप रहा है और अपने नाखून चबा रहा है। वो पूछता है, तुम सच में मुझे प्रोटेक्ट करोगे, है ना? जुनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी चिंता न करे और आराम से बताए। वो आदमी दांत पीसते हुए कहता है, चोई तायसू। वो आदमी एक फकिंग डीमन है। आदमी अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि वो हर दिन ये शब्द सुनता था, हे, आर यू एन इंस्टा स्टार और समथिंग। वो बताता है कि लोग अक्सर उसे गुड लुकिंग कहते थे और ये सुनकर अच्छा लगता था क्योंकि उसका सपना पब्लिक और ट्रेंड से प्यार पाना था। ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर्स और एसएनएस स्टार्स कहा जाता था, लेकिन हकीकत उसकी चाहत के मुताबिक नहीं चली। उसके सिर्फ 182 फॉलोवर्स थे। वो जो भी करता उसके फॉलोवर्स नहीं बढ़ते। वो सोचने लगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब वो हार मानने की सोच रहा था, तब उसे एक ऐसे ग्रुप से इनविटेशन आया जिनके लाखों में फॉलोवर्स थे। वो हैरान था कि क्या ये सच है। उसे लगा कि ये एक गोल्डन मौका है और अगर वो उन जैसे लोगों के साथ रहेगा तो उसके फॉलोवर्स भी तेजी से बढ़ेंगे। इसलिए उसने वो मौका ले लिया। एक लाइव स्ट्रीम में उसके नए दोस्त उसकी तारीफ करते हैं और उसके फॉलोवर्स आसमान छूने लगते हैं। उस वक्त उसे लगा कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कहता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं चला। जल्द ही जिन लोगों ने उसे अप्रोच किया था, उन्होंने अपने असली रंग दिखाए। एक कैसीनो में वो एक दोस्त से पूछता है, ये तो गैम्बलिंग है। दूसरा कहता है कि क्या वो भी ट्राई करना चाहता है, उसने कल 600 जीते थे। पर जब उसने मना किया तो इस पर उसका दोस्त उससे कहता है, हरामी, मुझे लगा तुम वो हो जो एंजॉय करना चाहता है, लेकिन तुम तो एक बोरिंग हरामी हो। वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। इस तरह उसे क्लब से निकाल दिया गया। जल्द ही उसने अपने 2 मिलियन फॉलोवर्स खो दिए। वो जो भी कंटेंट पोस्ट करता कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वो फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए डेस्परेट हो गया।
वो सोचने लगा कि क्या नेटवर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट है। वो उन लोगों से सुलह करने की कोशिश करता है ताकि उसके फॉलोअर्स बढ़ सकें, और तभी उसने गैम्बलिंग शुरू कर दी। वो बताता है कि वो हमेशा दूसरों से तारीफ और रिकॉग्निशन चाहता था, लेकिन नीचे गिरने का डर भी था। वो गैम्बलिंग का आदी हो गया और सब कुछ हार गया। वो सोचता है, फक, ये वो पैसे हैं जो मैंने अपने पिता के अकाउंट से निकाले थे। वो डर जाता है कि अगर वो उन्हें वापस नहीं कर पाया तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। तभी चोई ताइसू उसके पास आता है और कहता है, तुम इन दिनों परेशान लग रहे हो। आदमी बताता है कि उस डीमन ताइसू ने उसे पैसे उधार देने का ऑफर दिया और उसने बेवकूफी में उससे पैसे ले लिए। वो बताता है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने 5 मिलियन वॉन है। उस पर 10 साल से ज्यादा का कर्ज है। लेकिन जो चीज उसे पागल कर रही है वो ये है कि जिस इंसान ने उसे पैसे दिए, चोई ताइसू, उसी ने उसे फंसाया था। वो मानता है कि वो एक बेवकूफ हरामी है, उसे गैम्बल नहीं करना चाहिए था। लेकिन उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात ये है कि उसे अपने पैथेटिक हाल पर खुद को देखकर पागलपन सा महसूस हो रहा है। जुनूवू शांति से कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो कहता है कि किसी के सपनों को छीन लेना, वो लोग फकिंग ट्रैश हैं। ये सुनकर वो आदमी रोने लगता है। जुनूवू उससे कहता है कि थोड़ा और इंतजार करे। वो कहता है कि वो इस मामले को संभाल लेंगे। सीन बदलता है और एक कैसीनो में वही आदमी कहता है, ओए नेक्सस, चलो एक गेम खेलते हैं। आदमी जिसे जुनवू ने रिक्रूट किया है गुस्से में दिखता है। फ्लैशबैक में वो कहता है, क्या तुम पागल हो? जुनवू उससे कहता है कि अभी के लिए वो पार्क हान जुन के साथ प्ले जोन जाए और वहां गैम्बल करे। आदमी चिल्लाता है कि वो नहीं करना चाहता। वो कहता है कि उन लोगों ने कहा था कि अगर वो कोऑपरेट करेगा तो वो इसे सीक्रेट रखेंगे। वो कहता है कि वो अब नेक्सस के साथ और इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। जुनवू उससे कहता है कि अगर वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता तो क्या ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है? वो प्लान बताता है। प्ले जोन के सारे मैचेस नेक्सस के प्ले जोन ब्रांच का परफेक्ट डिसबैंडमेंट होंगे। आदमी हैरान हो जाता है। जुनवू कहता है कि वो उससे ये फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा है, वो उसे प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है। प्रेजेंट में एक कैसीनो का एम्प्लॉय पूछता है, एक राउंड, क्या आपके पास पैसे हैं सर? आदमी कहता है, मनी? वो आदमी एक बैग से पैसे निकालता है और अपने चिप्स मांगता है। कैसीनो का डीलर मन में सोचता है कि उसने ऐसा आसान शिकार पहले कभी नहीं देखा। वो उसे उसकी सीट तक ले जाता है। फिर से फ्लैशबैक में वो आदमी कहता है, रुको, मुझे वो ऑफर पसंद है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ। वो पूछता है कि उसके गैम्बलिंग का नेक्सस के डिसबैंडमेंट से क्या लेना देना है। जुनवू उसे बताता है कि वो नेक्सस का सारा पैसा गैम्बलिंग के जरिए ले लेंगे। आदमी शॉक्ड होता है। जुनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके पास इस गेम को जीतने का अपना तरीका है। जुनवू समझाता है कि आम तौर पर कैसीनो में डीलर कभी गेम नहीं जीतता, लेकिन उस आदमी से सुनी हुई बातों के अनुसार प्ले जोन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि डीलर को जीतना ही पड़ता है। इसका मतलब है कि डीलर कुछ ट्रिक्स खेलता है। आदमी गुस्से में कहता है, शिट, मैं जानता था। वो पूछता है कि अगर सब कुछ ट्रिक है तो जुनवू उसे क्यों भेजना चाहता है? जुनवू कहता है कि हम उसी ट्रिक का फायदा उठाएंगे। वो बताता है कि गैम्बलिंग का अपना रूल है। जुनवू समझाता है कि अगर डीलर ट्रिक करते हुए पकड़ा गया तो वो सारे पैसे हार जाएगा, और अगर कैसीनो गेम खेलने से मना करता है तो उसे भी पार्क हान जुन संभाल लेगा। प्रेजेंट में आदमी अपने सारे चिप्स आगे बढ़ाकर ऑल इन चिल्लाता है। डीलर जो ये सब देख रहा है कहता है, क्या स्पिरिट है? सीन में पार्क हान जुन अचानक डीलर पर हमला करता है। हान जुन डीलर को मारता है और उसके हाथ से एक कार्ड निकालता है। वो आदमी चिल्लाता है, वाह, ये हरामी, क्या तुम मुझ पर ट्रिक्स खेल रहे हो? आदमी जिसे जुनवू ने भेजा था रूल याद दिलाता है कि अगर ट्रिक करते हुए पकड़े गए तो दूसरी पार्टी सारे पैसे ले सकती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो मैं ये पैसे ले रहा हूँ, ठीक है? ताइसू के आदमी हान जुन को रोकने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? किसी दूसरे के बिजनेस में वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हो? ताइसू के आदमी चिल्लाते हुए अटैक करते हैं, तुम तो गए। हान जुन उन्हें रोकता है। कैसीनो में हान जुन डीलर से कहता है, गेम खेलो। डीलर घबराते हुए रूलेट बॉल घुमाने वाला होता है, लेकिन हान जुन उसका हाथ पकड़कर टेबल कर दे मारता है, जिससे बॉल के अंदर छुपा डिवाइस टूट जाता है। हान जुन कहता है, हाँ, हमारे साथ ट्रिक्स खेल रहे हो? हाँ। डीलर डरते हुए माफी मांगता है। सीन जुनवू पर कट होता है।
जो हंसता है और कहता है कि भले ही ये थोड़ा वायलेंट लगे लेकिन वो फेयर खेल रहे हैं। वो कहता है कि वो कोई चीप ट्रिक्स खेलने की नहीं सोच रहा। सीन नेक्सस के प्ले जोन हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट होता है। एक आदमी ताइसू को बताता है कि सिर्फ एक दिन में ब्रांचेस 2, 4 और 5 बैंकरप्ट हो गए हैं। ताइसू अपने सामने बैठी हुई सेओ ह्योन से कहता है कि उसकी एबिलिटी को मानना पड़ेगा। वो आगे कहता है कि अब वो फाइनली उससे मिल सकता है। सीन में चोई सेहोयॉन के सामने ताइसू और उसके आदमी खड़े हैं। वो अपनी बगल खड़ी हुई लड़की से कहती है, तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि इस नालायक ने तुम्हें कहा था। वो लड़की डरती हुई माफी मांगती है। ताइसू उससे कहता है कि अगर वो उसे अनकंफर्टेबल फील कराए तो वो माफी चाहता है। वो कहता है कि क्योंकि वो अब यहाँ हैं तो उन्हें बात करनी चाहिए। वो कहता है कि वो उसे एक अच्छा मौका दे रहा है। सेहोयॉन पूछती है, अपॉर्चुनिटी? ताइसू कहता है, हाँ, एक अपॉर्चुनिटी। वो उससे कहता है कि वो ओ जुनवू का प्लान उनके साथ शेयर करे। वो कहता है कि जुनवू उसे जितने पैसे देता है वो उसका ट्रिपल देगा। सेहोयॉन तुरंत हाँ कर देती है। वो कहती है, मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि माहौल इतना टेंस है, लेकिन अगर ये पैसे की बात है तो मैं फायर्ड अप हूँ। वो कहती है कि वो उसे अपना अकाउंट देगी तो जल्दी से पैसे भेजो। वो उसे सब कुछ बता देगी जो वो जानती है। ताइसू हंसते हुए कहता है कि उसे लगता है उसे एक शॉट मिल गया है। वो कहता है कि उसे सेहोयॉन का कैरेक्टर पसंद आया, लेकिन वो उसे चेतावनी देता है कि अगर वो उससे झूठ बोलने की सोच रही है तो वो ऐसा ना करे। वो कहता है कि अगर उसने उसके पैसे लिए और झूठ बोला तो वो उसे सच में मार सकते हैं। ताइसू के 2 आदमी चार्ली और रॉड्रिगेज उसके साथ खड़े हैं। सेहोयॉन कहती है कि चिंता ना करो, वो झूठ नहीं बोल सकती। उसे अपने फोन पर पैसे मिलने का मैसेज आता है। वो खुश होकर कहती है, मुझे पैसे मिल गए, डिपॉजिट करने का टाइम है। वो पूछती है कि वो उनका अगला मूव जानना चाहते हैं, है ना? वो कहती है कि देखती हूँ, क्या उसे सबसे करीबी प्लान पहले बताना चाहिए? वो काउंटडाउन शुरू करती है। 10, 9, 8। ताइसू पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो काउंटडाउन जारी रखती है। 3 सेकंड्स, 2 सेकंड्स एंड 1। वो ऐलान करती है कि पार्क हानजुन नेक्सस ब्रांच प्ले जोन के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाला है। तभी एक आदमी मार खाने की वजह से गेट को तोड़ते हुए अंदर आता है और पार्क हानजुन भी एंटर होता है। ताइसू और उसके आदमी शॉक में हैं। हानजुन उनके सामने खड़ा होता है और कहता है, नेक्सस, चलो गेम खेलते हैं। ताइसू के गुंडे हानजुन पर अटैक करते हैं, पर हानजुन उन सबको कुत्तों की तरह मारता है। ये सब देखकर ताइसू अपनी मन में सोचता है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ? वो हानजुन को एक क्रेजी मॉन्स्टर कहता है और सोचता है कि उसके खिलाफ कुछ भी काम नहीं करेगा। तभी हानजुन उस पर एक पावरफुल पंच लैंड करता है। पैनिक होकर वो अपने 2 आदमियों चार्ली और रॉड्रिगेज को बुलाता है। दोनों उसके सामने आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो हानजुन को मार सकते हैं। ताइसू चिल्लाता है, जो चाहे करो। दोनों रोजर कहकर अपनी शर्ट फाड़ देते हैं और हानजुन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताइसू मन में सोचता है, ठीक है, अब मुझे भागना है, भागते हुए सोचूंगा। वो सोचता है कि चार्ली और रॉड्रिगेज स्ट्रॉन्ग दिखते हैं और ये हानजुन को डराने के लिए काफी है। फाइट के बीच में वो वहाँ से भाग जाता है और इधर पार्क हानजुन उन दोनों गुंडों को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। भागते हुए ताइसू अपने आप को समझाता है, शांत हो जाओ, शांत होकर सोचो, मैं चोई ताइसू हूँ। वो सोचता है कि वो यहाँ तक लड़ने में अच्छा होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने पैसे और अपने आदमियों को सही से इस्तेमाल करने की वजह से पहुँचा है। वो सोचता है कि उसने पावरफुल लोगों को बर्बाद किया है, इसलिए पार्क हानजुन जैसे हरामी को भी वो बर्बाद कर सकता है। सीन पार्क हानजुन पर शिफ्ट होता है। उसने उन दोनों गुंडों को हरा दिया और अब सेहोयॉन उनके मजे ले रही होती है। सीन ओ जुनवू के ऑफिस में शिफ्ट होता है। ओ जुनवू पूछता है कि क्या चोई ताइसू भाग गया? हानजुन कहता है कि हाँ। जुनवू कहता है कि वो एक चूहे जैसा है। वो हानजुन से कहता है कि उसने अब तक अच्छा काम किया है और जैसे ही उसे ताइसू की लोकेशन मिले वो उसे बताए। हानजुन कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जुनवू कहता है कि आखिर में ताइसू एक पिकी रैट है। वो कहता है कि ताइसू को परवाह नहीं होगी कि वो क्या करने वाला है। वो आगे कहता है कि वो भागने में अच्छा है। एक अलग जगह पर ताइसू अपने आदमी से मिलता है और कहता है, शिट, चुप रहो, ये एम्बैरेसिंग है। आदमी कहता है कि एम्बैरेसिंग क्या है, ये एक समझदारी वाला फैसला था। ताइसू कहता है कि हाँ, वो एक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए काफी नहीं है, उसके पास एक आसान तरीका है। ताइसू अपने आदमी से पूछता है कि क्या उसने वो किया जो उसने कहा था। उसका आदमी कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? आदमी उसे ऑर्डर देने को कहता है। ताइसू कहता है, पार्क हानजुन का काम तमाम है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर एक बिग इवेंट का पॉपअप आता है जिसमें पार्क हानजुन की फोटो है और रिवॉर्ड 2 बिलियन लिखा है। बताता है कि ग्योंगी ब्रांच का मेन रेवेन्यू प्ले जोन है, लेकिन उनका असली इनकम एक इल्लीगल गैम्बलिंग साइट है जिसके 87,000 मेंबर्स हैं। ताइसू ने पार्क हानजुन के सर पर 2 बिलियन वॉन का इनाम रखा है।
है। ये खबर आग की तरह फैल जाती है। लोग आपस में बात करते हैं कि रिवॉर्ड 2 बिलियन वॉन है। एक आदमी कहता है कि इसका मतलब हानजुन बहुत खतरनाक है क्योंकि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। दूसरा कहता है कि अगर वो फेल हो गए तो हॉस्पिटल का बिल भी भरना पड़ेगा। ताइसू कहता है कि प्राइस हाई होने की वजह से कोई भी उसे नहीं पकड़ेगा क्योंकि सब जानते हैं कि हानजुन बहुत खतरनाक है और सब उससे डरते हैं, इसलिए उसने इसका भी सॉल्यूशन सोच रखा है। इसके लिए उसने एक इंसेंटिव बनाया है। स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखती है जिसमें हानजुन को अलग अलग तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए इनाम लिखे हैं। एक टेलिंग ब्लो के लिए 1000 से 500, एक फेटल ब्लो के लिए 3000 से 15000, एक स्टैब के लिए 100 मिलियन, एक फ्रैक्चर के लिए 40 मिलियन और आंखों को नुकसान पहुंचाने के लिए 80 मिलियन। यहाँ तक कि सिर्फ पार्टिसिपेट करने या कोशिश करने के लिए भी 50,000 का इनाम है। ताइसू कहता है कि अब भले ही वो हानजुन को पकड़ ना पाए, सिर्फ एक कोशिश से भी वो बहुत पैसे कमा सकते हैं। हर तरफ लोग हानजुन को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताइसू हंसता है और कहता है कि हानजुन को अब अनजान लोग मारने के लिए आएंगे। वो कहता है, पार्क हानजुन, अब तुम्हारे मरने में बस कुछ ही टाइम बाकी है। सीन बदलता है और हानजुन सड़क पर चल रहा है। एक लड़की भी उसके पीछे चल रही होती। लड़की उससे कहती है, क्योंग मिन। फिर वो हानजुन को देखती है और कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हें गलती से कोई और समझ लिया। हानजुन शांत रहता है और लड़की झुक कर कहती है, आई एम सॉरी। लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में एक चाकू दिखता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अपना इनाम लेने जा रही हूँ। वो पीछे से हानजुन पर अटैक करने आगे बढ़ती है। हानजुन तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि लड़की बहुत क्लमजी है और वो नेक्सस का हिस्सा नहीं है। लड़की चिल्लाती है, व्हाट द फक, तुम्हारी आंखें पीछे भी हैं क्या? तभी हानजुन के पीछे से एक आदमी बेसबॉल बैट लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हानजुन उसे भी रोक लेता है। हानजुन बेसबॉल उसी आदमी के फेस पर दे मारता है और फिर कोल्ड लुक के साथ लड़की से पूछता है कि ये सब क्या है, एक्सप्लेन करो। लड़की डरते हुए हानजुन से माफी मांगती है। वो बताती है कि उसकी फोटो एक गैम्बलिंग साइट पर अच्छे इनाम के साथ पोस्ट की गई है। हानजुन मन में सोचता है, गैम्बलिंग साइट पर इनाम। उसी पल एक आदमी चिल्लाता है, पार्क हानजुन, मैंने उसे ढूंढ लिया। कई लोग हानजुन की तरफ दौड़ने लगते हैं। एक कहता है, फक इट, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। एक और चिल्लाता है कि हानजुन एक सैंडबैग है जिसे मारने पर पैसे मिलेंगे। हानजुन देखता है कि उनमें से ज्यादातर सिविलियंस हैं। सीन ताइसू और उस आदमी पर शिफ्ट होता है। वो आदमी कहता है कि अनजान लोगों के हमले बहुत होंगे। वो कहता है कि वो सब बहुत एक्साइटेड हैं, ये अच्छा है। वो कहता है कि उसे चिंता थी कि अगर इंसेंटिव्स होंगे तो क्या होगा। वो कहता है कि उसे चिंता है कि वो लोग इंसेंटिव्स के चक्कर में बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन ताइसू कहता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। वो बताता है कि वो इतनी चीजों में से गैम्बलिंग से ही पैसे क्यों बना रहा है, क्योंकि गैम्बलिंग भिखारियों को वफादार कुत्ते बनाने का तरीका है। वो समझाता है कि अगर तुम एक चेयरमैन को किसी को मारने के लिए 2 बिलियन वॉन दो तो वो नहीं मारेगा, बल्कि वो उस इंसान को नफरत से देखेगा। लेकिन जो भिखारी गैम्बलिंग में सब कुछ हार चुके हैं, उनके लिए 2 बिलियन वॉन उनकी जिंदगी के बराबर हैं। वो अपना दिमाग खो देते हैं और इमोरल बन जाते हैं। वो कहता है वो वफादार कुत्ते बन जाएंगे। सीन दोबारा पार्क हानजुन पर आता है। लोग उस पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और हानजुन भी उन्हें मारना शुरू कर देता है। उस पर एक बच्चा भी अटैक करने आता है जो हानजुन के पैर पर अटैक करता है। हानजुन का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी एक गाड़ी उस पर अटैक करने के लिए आ रही होती है। गाड़ी की रूफटॉप पर से एक बंदा अटैक करने के लिए रेडी होता है। हानजुन उस बंदे के सर पर स्टूल दे मारता है। तभी हानजुन का फोन रिंग होता है। फोन पर जुनवू होता है। वो हानजुन से कहता है कि उसने सिचुएशन के बारे में सुना। वो हानजुन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो कहता है कि उसने अपने आदमी भेज दिए हैं, वो जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। हानजुन कहता है कि वो ठीक है, वो इसे खुद संभाल सकता है। वो जुनवू से चोई ताइसू की लोकेशन ढूंढने को कहता है। जुनवू अपने टीम लीडर से कहता है कि अब वो अपने स्टाफ का इस्तेमाल करेंगे। सीन दोबारा फाइट पर आता है। एक आदमी हानजुन से भीख मांगता है कि उसकी बेटी बीमार है, इसलिए वो एक बार मार खाने का नाटक कर ले। हानजुन उसके मुंह पर पैर रखकर वहाँ से कूद जाता है। दूसरे लोग उस पर हमला करते रहते हैं। एक आदमी चिल्लाता है कि पैसों के बारे में सोचो। आखिर में हानजुन एक अंधेरी गली में पहुंचता है जहां नेक्सस के गुंडे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है, पार्क हानजुन आ गया। वो हानजुन का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो। वो कहता है कि भागना बंद करो और उनके साथ खेलो। हानजुन सोचता है कि क्या उन्होंने आम लोगों का इस्तेमाल उसे यहाँ लाने के लिए किया। वो समझ जाता है कि ये सब लोग नेक्सस के हैं। हानजुन कोल्डली कहता है, नाइस टू मीट यू ऑल।